So welcome back to our C programming course. In today's lesson, we will study the basic concepts of C language. So friends, आज हम C language के कुछ important और essential concepts को लर्न करेंगे. तो इस चैप्टर में, इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टर सेट का. हम सीखेंगे कीवर्ड्स के बारे में. हेडर फाइल्स क्या होती है वो सीखेंगे. साथ में हम देखेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. नेक्स्ट होगा कमेंट्स के बारे में. उसके अलावा हम सीखेंगे प्रिंटफ एंड स्कैनफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना. हाउ कैन वी यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स एंड FAQs. सो फ्रेंड्स, ये होने वाला है हमारा आज का लेसन, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे तरह से सीखने वाले. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, व्हाट इज कैरेक्टर सेट. द सी कैरेक्टर सेट रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स यू कैन यूज टू राइट सी प्रोग्राम्स. देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि जैसे आप कोई ह्यूमन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका एक कैरेक्टर सेट होता है. जैसे इंग्लिश का कैरेक्टर सेट है, हिंदी, मराठी और उर्दू लैंग्वेज और भी दूसरी लैंग्वेजेस जो दुनिया में बोली जाती हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टर सेट है. इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कैरेक्टर सेट होते हैं. कैरेक्टर सेट मीन्स हम किन कैरेक्टर्स का यूज़ हमारे प्रोग्राम में कर सकेंगे. तो सी कैरेक्टर सेट किसको रिफर्स करता है? कलेक्शन ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स यू कैन यूज टू राइट सी प्रोग्राम्स. जैसे क्या है, हम इसको डिटेल में एलॉबरेट कर लेते हैं. द कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज इंक्लूड्स अपर केस लेटर. मतलब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे कोड के अंदर अपर केस लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं. उसी तरह लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, मतलब स्मॉल A to Z यूज़ कर सकते हैं. कीबोर्ड से डिजिट्स का यूज़ किया जा सकता है. 0 1 2 3 4 9 इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ में हम सिम्बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं जो कीबोर्ड पे सिम्बॉल्स हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एंड, हैश, एट्सेट्रा. और साथ ही हमारे प्रोग्राम में स्पेसेस जैसे कि टैब्स हैं, न्यू लाइंस हैं, इनका भी इस्तेमाल होगा. तो मतलब जब भी आप कोई सी प्रोग्राम बनाओगे तो आपके सी प्रोग्राम में इन सारे कैरेक्टर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी को हम कहते हैं क्या? सी का कैरेक्टर सेट. सो ये तो सिंपल सा टॉपिक था. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कीवर्ड्स के बारे में. कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग विद इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फ्रेंड्स, रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है एक्चुअल में? कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग फिक्स्ड है या जिनकी मीनिंग रिजर्व कर दी गई है. ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स. हम इनको एग्जाम्पल से सीखेंगे. दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स और एनी अदर यूज़र डिफाइंड नेम्स. इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपको ये याद रखना है कि सी में जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है? रिजर्व वर्ड्स हैं. इनका मतलब क्या है? दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स और एनी अदर यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स. मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग फिक्स्ड है, हम उनकी मीनिंग्स को रीडिफाइन नहीं कर सकते. जैसे हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर्स का हम यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं. जैसे आप जानते होंगे कि प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, ठीक है, और वी. ये सारे प्रोनाउंस हम इंग्लिश लैंग्वेज में, आप सब जानते हैं कि वी हैव द फिक्स मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स. ही मतलब हम यूज़ करते हैं किसके लिए? ही यूज़ कर लेते हैं हम लोग एक सिंगुलर पर्सन के लिए जो मेल है. शी यूज़ करते हैं एक पर्सन जो फीमेल है. इट यूज़ करते हैं जनरली थिंग्स के लिए. ऐसे ही, क्योंकि इन सब की मीनिंग्स क्या है सी लैंग्वेज की डिक्शनरी में, या सी लैंग्वेज जब इंग्लिश लैंग्वेज जब डेवलप हुई तो इन सब चीज़ों वर्ड्स की मीनिंग क्या होगी? वी हैव फिक्स्ड मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स. इन वर्ड्स की क्या है? मीनिंग्स फिक्स की हुई है. किस में फिक्स की हुई है? इंग्लिश लैंग्वेज में, कि ही इज़ ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर, राइट, सिंगुलर एंड मेल.
she will be always used for singular and female, so on. तो हम ये जानते हैं कि इन वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में फिक्स्ड है। ऐसे ही देयर आर 32 की वर्ड्स और यू कैन से reserved words. The meaning of these words are fixed like auto, static, integer, float, character. So there are how many? 32 such keywords जिनकी मीनिंग सी के कंपाइलर में रिजर्व कर दी गई है, फिक्स की गई है। मतलब जैसे हम ही और शी की मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही आप इन 32 कीवर्ड्स की मीनिंग्स को सी लैंग्वेज में नहीं चेंज कर सकते। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम जानते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग फिक्स है। जैसे जब हम ही यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसका हमारा मीनिंग क्या होता है कि हम एक सिंगल पर्सन मेल को एड्रेस कर रहे हैं, या शी किसके लिए होगा, एक सिंगुलर फीमेल को एड्रेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनकी मीनिंग फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग्स। उसी तरह सी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हैं जिनको बोलते हैं कीवर्ड्स। हाउ मेनी ऑफ दोस? 32 कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में। जैसे ऑटो है, स्टैटिक है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। एक एग्जांपल समझ लीजिए, जब हम इंटीजर यूज़ करते हैं वर्ड मीन्स क्या, वी मीन हियर दैट वी आर क्रिएटिंग एन इंटीजर नंबर, इंटीजर वेरिएबल। हम क्या बना रहे हैं? इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब हम प्रोग्राम लिखते हुए किसी कीवर्ड, किसी वेरिएबल के नाम के साथ इंट लगाते हैं तो हम क्या समझते हैं वहाँ कि ठीक है, अब इंट मीन्स कौन सा नंबर होगा जिसमें इंटीजर स्टोर करने वाले होंगे, ये इसका मीनिंग हो गया। अब इसकी मीनिंग कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे सी लैंग्वेज में देयर आर 32 कीवर्ड्स हु हैव फिक्स मीनिंग्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कीवर्ड्स क्या है। तो देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लाइक इफ, एल्स, वॉइड, रिटर्न, इंट, फ्लोट, ऑटो, स्टैटिक एट्सेट्रा। हम इस क्लास में जो भी हमारे लेसन्स होंगे उनके बीच में बार बार हमारा कीवर्ड से साबका पढ़ने वाले, हम यूज़ करने वाले, तो आपको उस वक्त भी क्लियर होते जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा टाइप्स इन सी। डाटा टाइप्स मीन्स विच टाइप ऑफ डेटा योर प्रोग्राम कैन हैंडल। हम अपने प्रोग्राम में किस टाइप के डेटा पे वर्क कर पाएंगे, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? डेटा टाइप्स कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया 3 पार्ट्स में। नंबर 1 आर प्राइमरी डेटा टाइप्स, नंबर 2 आर सेकेंडरी डेटा टाइप, नंबर 3 को कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप्स मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर मीन्स हम जो कंप्लीट फुल नंबर्स हैं विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बोथ, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स कहते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स कीबोर्ड से जो कैरेक्टर्स हम टाइप करते हैं उनको क्या रिफर करते हैं? कैरेक्टर। उसी तरह फ्लोट और डबल मीन्स नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस। इसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकेंगे बाय यूजिंग डेसिमल प्लेसेस। सो दिस इज प्राइमरी डेटा टाइप। जब भी आपको प्रोग्राम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, सिंगल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है और नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस को रिफ़र करना है, तो आप एक्चुअल क्या करते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी डेटा टाइप्स ऑल्सो कॉल्ड एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज में आप कलेक्शन ऑफ डेटा को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एरेज का इस्तेमाल करते हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए वर्ड स्ट्रिंग होता है। उसी तरह मेमोरी में जो डेटा होता है या एड्रेसेस होते हैं, उन एड्रेसेस को रिफ़र करने के लिए आप पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। तो ये हम आगे लर्न करने वाले एरेज, स्ट्रिंग्स एंड पॉइंटर्स। उसी तरह यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स मतलब यूज़र हमारे अपने खुद के रिक्वायरमेंट के लिए कुछ डेटा टाइप्स क्रिएट करता है, विच इज़ बेस्ड ऑन दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। इन्हीं दोनों डेटा टाइप्स को कंबाइन करके यूज़र अपनी डेटा टाइप बनाता है, जिसको हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, यूनियंस कहते हैं, इनूमरेशंस कहते हैं, टाइप डेफ कहते हैं। सो बेसिकली ये एक कंसेप्ट है डेटा टाइप जो क्या एक्सप्लेन करता है? इट डील्स विथ टाइप ऑफ डेटा विच यू विल हैंडल इन योर सी प्रोग्राम। और हम इनसे बार बार यूज़ करते रहेंगे अलग अलग डेटा को, आपको और क्लियर होता जाएगा। तो प्राइमरी डेटा टाइप भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, जो इसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स constants refer or represent fixed values. Constants means represent fixed values like numbers or characters
दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट हम किसको कहते हैं? फिक्स्ड वैल्यूज़ को कहते हैं जिनकी मीनिंग आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में चेंज नहीं होने वाली। जैसे नंबर 25 इज कांस्टेंट, -54 इज कांस्टेंट, ऐसी कैरेक्टर ए इज कांस्टेंट। यहाँ आप देखोगे दिस इज इंटीजर कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर कांस्टेंट। ये देखिए ये क्या हो गया? एक फ्लोट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है? डेसिमल प्लेसेस है। दिस इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि डेटा टाइप्स और कांस्टेंट्स एक दूसरे के साथ क्या है? बाइंड किए हुए। हम किस तरह का डेटा यूज़ करें वो डेटा डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम, आपकी लैंग्वेज कौन कौन से डेटा को सपोर्ट करती है। ऑब्वियसली सी लैंग्वेज इन सब डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज और नंबर्स, दोज विल नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसी तरह वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशंस वेयर कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड। अब ये कांस्टेंट जो है आपके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होंगे। जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपके प्रोग्राम में क्या होगा? कांस्टेंट्स कहाँ स्टोर होंगे? कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशंस में सेव होंगे। तो जिस जगह पे ये कांस्टेंट जाके सेव होने वाले, जिन स्पेसेस पे ये कांस्टेंट सेव होने वाले, उन स्पेसेस को हम नाम देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशंस वेयर कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड। आपकी मेमोरी में, कंप्यूटर सिस्टम की रैम में जहाँ जहाँ पर भी ये कांस्टेंट स्टोर होंगे, उन लोकेशंस को, उन जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर हम वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनको बोलते हैं टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। देखिए ऑब्वियसली ये तीन क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स। आपको मैंने बताया था इंटीजर जब आप मेंशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। उस वेरिएबल का नाम क्या दे दिया आपने? एज। ये वेरिएबल है और उसके साथ क्या वैल्यू स्टोर कर दिया आपने? 25। मतलब 25 इज अ कांस्टेंट एंड एज इज इट्स वेरिएबल। फिर से एक बार समझ लीजिए, आप चाहते हो कि नंबर 25 को कंप्यूटर में मेमोरी में सेव कर लें ताकि आप प्रोग्राम में यूज़ करें। तो ये 25 नंबर क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया एंड इट विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी हुज नेम इज व्हाट? एज। नेक्स्ट देखिए, अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू सेव कर रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए। लेकिन ये डेसिमल वैल्यू मेमोरी में कहाँ जाके सेव होने वाली है? वेट नाम के वेरिएबल में सेव होने वाली। सिमिलरली आप कोई सिंगल कैरेक्टर सेव करना चाहते हैं कि उसकी डेटा टाइप क्या दिया आपने? कैरेक्टर। और मेमोरी में कहाँ सेव होगी? देखिए जब आप कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर एम को आप सेव कर रहे हैं, तो उसकी डेटा टाइप आपने स्पेसिफाई किया कैर, और वो कहाँ सेव हो रहा है? जेंडर नाम के वेरिएबल में सेव हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम एक और ग्राफिकल व्यू से सीख लेते हैं। ज़रा देखिए आप, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह से सपोज मेमोरी है। जैसे ही आपने इंटीजर एज नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, या फ्लोट वेट नाम से क्रिएट किया, या कैरेक्टर जेंडर क्रिएट किया, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपके मेमोरी में? इस तरह से हो जाएगा जैसे ही आपने ये वेरिएबल्स क्रिएट किया तो मेमोरी में क्या होगा सर? देखिए आप, एक जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक्सप्लेन दिखा दूँ। देखिए इस तरह से आपके मेमोरी में क्या हो गया? मेमोरी में इस तरह से होगा कि एज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। वैसे वेट के लिए एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, या जेंडर के लिए एक ब्लॉक। मतलब दीज आर व्हाट? वेरिएबल्स। ये क्या है? मेमोरी में मेमोरी लोकेशंस के नाम है। कौन सी मेमोरी लोकेशंस के नाम? जहाँ आपके कांस्टेंट सेव होने वाले। जैसे एज वेरिएबल है और उस एज वेरिएबल में कांस्टेंट सेव होगा, और कांस्टेंट क्या होगा? 24। वेट इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। कौन से टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का वेरिएबल। उसमें देखिए आप, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट सेव हुआ। वैसे ही जेंडर इज ऑल्सो अ वेरिएबल, उसमें क्या सेव हो गया? कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट सेव हो गया। ठीक है, तो आपको ये इमेज देख के क्लियर हो रहा होगा कि वेरिएबल्स व्हाट नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशंस वेयर कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड। और कांस्टेंट्स क्या है? देखिए ये फिक्स्ड वैल्यूज है जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। एंड दीज वैल्यूज एक्चुअली रिप्रेजेंट डेटा, और वो डेटा टाइप अटैच की हुई है किससे? डेटा टाइप से अटैच किया हुआ है, इंटीजर से, फ्लोट से, कैरेक्टर से। तो कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर क्लोजली रिलेटेड और बाउंड विद देयर डेटा टाइप। जिस टाइप का वेरिएबल बना हुआ है उसके अंदर उसी तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ पर बनाया हुआ है इंटीजर वेरिएबल एज, तो ऑब्वियसली इसमें क्या सेव करेंगे आप? नंबर्स विदाउट डेसिमल प्लेस सेव करेंगे।
अगर आपने फ्लोट वेरिएबल बनाया हुआ है मतलब ऑब्वियसली इसमें क्या यूज़ करने वाले, स्टोर करने वाले, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेव करने वाले हैं, सो ऑन। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल। अब यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स बनाए। क्या क्या बनाया? एज बनाया, वेट बनाया, जेंडर बनाया। वेरिएबल बनाते हुए आपको, वेरिएबल क्रिएट करते हुए एक चीज़ याद रखना, योर वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। द पर्पस ऑफ वेरिएबल क्या है आपको पता होना चाहिए कि एज मतलब आप इसमें एज स्टोर करने वाले, रिलेवेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को जब आप क्रिएट करते हो तो उनको बनाने के कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द वेरिएबल नेम शुड बिगिन विथ एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं प्रोग्राम में तो उस वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? कोई अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। मे कंटेन अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल नेम्स को जब बना रहे हैं आप तो वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन। जब आप कोई वेरिएबल बनाओ तो उस वेरिएबल में स्पेसेस का यूज़ ना करें। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएबल्स जब आप बना रहे हैं तो उसका केस आपको केयर करना है। स्मॉल एज इज़ डिफरेंट विथ एज विथ कैपिटल ए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आपका एज ये सेपरेट वेरिएबल है और ये एज विथ कैपिटल ए ये दूसरा अलग वेरिएबल है। तो वेरिएबल बनाते हुए केस सेंसिटिवनेस को भी केयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुड नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल। देखिए हमने पास में एक टॉपिक सीखा था कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स मतलब क्या है? कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर में फिक्स है। तो इन रिजर्व वर्ड्स को आप एज वेरिएबल नेम्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले। आप रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले। यानी किसी वेरिएबल का नाम, जैसे आपने इंट एज दे दिया ना, तो एज इज़ नॉट अ रिजर्व वर्ड। आप ऐसा नहीं कर सकते इंट एल्स। क्यों नहीं कर सकते सर? एल्स इज़ अ कीवर्ड, एल्स नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। तो देर आर ऐसे 32 कीवर्ड्स हैं जिनको एज ए वेरिएबल नेम आप नहीं यूज़ कर सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरिएबल नेम्स मस्ट बी यूनिक। मतलब आप एक ही नाम के कई वेरिएबल नहीं बना सकते आप। जैसे आपने इंटीजर टेम्परेचर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो अब आपके प्रोग्राम में फ्लोट टेम्परेचर नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक आपने टेम्परेचर ऑलरेडी डिफाइन कर लिया। किस नाम से बनाया? TEMP नाम से एक वेरिएबल इंटीजर में बनाया। सेम नाम से दूसरा वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो वेरिएबल क्रिएशन में आपको बहुत यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट है कमेंट्स इन सी। कमेंट्स इन सी आर essential elements that enhance the readability and maintainability of your code. कमेंट्स क्या है सी लैंग्वेज में? इसेंशियल एलिमेंट्स है, दो क्या करते हैं? आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। एक्चुअल में कमेंट्स क्या है? दीज आर एक्सप्लेनेशंस इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडर्स। आप अपने प्रोग्राम में कुछ क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, आपका प्रोग्राम के बारे, किस चीज़ के बारे में आपका प्रोग्राम है, या पर्टिकुलर स्टेटमेंट का फंक्शन क्या है, वो आप एलाबोरेट करते हैं किसका यूज़ करके? कमेंट्स का। और कमेंट्स दो टाइप के हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट, दूसरा सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स, दिस इज़ ओल्ड स्टाइल कमेंट्स और दिस इज़ यूज्ड इन सी लैंग्वेज। और C++ ने इंट्रोड्यूस किया कौन सा? सिंगल लाइन कमेंट। मतलब अगर आपका कमेंट एक ही लाइन में एसेंशियली होने वाला है तो यूज़ दिस स्लैशेस। प्रिंटफ स्टेटमेंट, सी लैंग्वेज में इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा प्रिंटफ फंक्शन का, प्रिंटफ स्टेटमेंट का। प्रिंटफ इज़ अ पावरफुल टूल फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट टू द कंसोल। फॉर्मेटेड मीन्स you can print any type of data, integer data, float data, character data। तो printf का एक फ़ायदा क्या है? हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर्मेट आउटपुट कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू प्रिंट टेक्स्ट, वेरिएबल्स एंड फॉर्मेटेड वैल्यूज़। ठीक, printf का यूज़ क्या है कि आप इसमें इसका यूज़ करके टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो फॉर्मेटेड वैल्यूज़ होंगी, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कैरेक्टर होगी। सिंटैक्स देखिए printf का, प्रिंटफ स्टेटमेंट है और उसके बाद डबल कोट में टेक्स्ट टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो ये जो टेक्स्ट है एक्चुअल में ये टेक्स्ट आपके मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जब आप प्रिंटफ यूज़ करोगे। प्रिंटफ का दूसरा फॉर्मेट क्या है कि प्रिंटफ के साथ आप फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ कीजिए और आर्ग्यूमेंट्स में आप वेरिएबल पास कीजिए। क्या मतलब हो गया इसका? अगर आप इंटीजर वेरिएबल प्रिंट करें तो उसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है %d सर, और आर्ग्यूमेंट में आपको वेरिएबल का नाम लिखना होता है कि विच वेरिएबल से आप किस वेरिएबल से वैल्यू को प्रिंट करें। इसको आप एक स्क्रीन पे एक आप डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर क्या प्रिंट करने वाले हैं? वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स।
सो सर जैसे ही आप printf में ये लिखते हैं तो सी कंपाइलर समझ जाता है कि आपको ये जो टेक्स्ट है ये कहाँ दिखाना है, आपके स्क्रीन पे दिखाना है। तो printf का बेसिक पर्पस वही है कि जो कुछ आपने डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये डबल कोट्स में लिखा हुआ डेटा आपको कहाँ दिखेगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है अगला स्टेटमेंट स्कैनफ। printf का काम जैसे स्क्रीन पर प्रिंट करना है, वैसे ही स्कैनफ का यूज़ करके आप कीबोर्ड से डेटा रीड कर सकते हैं। scanf function in C is used for formatted input from the console. It allows you to read data entered by the user and stored in it variables of specific data types. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। scanf function in C is used for formatted input. Formatted means आप किसी भी टाइप का डेटा रीड कर सकते हैं। कंसोल स्क्रीन क्या होती है, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो एक ब्लैक स्क्रीन आती है हमारे सामने जिसके ऊपर हम आउटपुट और इनपुट देख सकते हैं। तो उस स्क्रीन के थ्रू जो कुछ हम कीबोर्ड से लिखते हैं वो आपको रीड करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करना है, स्कैनफ का। देखिए आगे एलोबरेट किया है कि इट अलाउज यू टू रीड एंटर डेटा बाय द यूज़र एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल्स ऑफ स्पेसिफिक डेटा टाइप। स्कैनफ क्या करेगा, कीबोर्ड से लिखा हुआ डेटा रीड तो करेगा ही, और रीड करके उसको कहाँ सेव करेगा, वेरिएबल्स में स्टोर करेगा। जैसे आप इसका सिंटैक्स देख लीजिए, स्कैनफ के साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी। फॉर्मेट स्ट्रिंग मीन्स क्या, जब आप इंटीजर रीड करें तो %d होगा, फ्लोट रीड करें तो %f होगा। आगे की स्क्रीन में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट स्ट्रिंग्स क्या है। तो आप यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखोगे और उसके बाद देखिए एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करके वेरिएबल के नाम लिखना है। क्या मतलब इसका, देखिए आप स्क्रीन पर। सपोज दिस इज़ योर कीबोर्ड एंड द राइट साइड क्या है, आपके पास एक कंप्यूटर मेमोरी रैम है, ठीक है। अब आपने क्या किया, कंप्यूटर में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x। जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सर तो क्या हो जाता है, मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो जाता है वेरिएबल x के लिए। दिस इज एक्चुअली द स्पेस और नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन कॉल्ड एज वेरिएबल। अब हम जानते हैं कि इस वेरिएबल में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होने वाला है। तो वो डेटा कहाँ से आएगा सर, वो डेटा आएगा कीबोर्ड से। तो हम कीबोर्ड से जब कुछ रीड करना चाहें तो किसका यूज़ करेंगे, स्कैनफ का यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली इंटीजर x यूज़ कर रहा हूँ मैं। इंट का मतलब क्या हो गया, आप क्या रीड करने वाले, ऐसी वैल्यूज जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है, 11, 25, 33 एनीथिंग, ठीक है। तो जब भी आप कीबोर्ड से कोई इंटीजर वैल्यू लिखोगे तो स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, उस इंटीजर वैल्यू को वेरिएबल x के अंदर स्टोर कर देगा। मतलब आपने जैसे टाइप किया 25, तो ये 25 स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। दिस इज़ एक्चुअली द फंक्शन ऑफ स्कैनफ। स्कैनफ का काम क्या है, अगर यहाँ पे %d स्पेसिफाई किया मतलब वो इंटीजर रीड करेगा और किस में सेव करेगा, इंटीजर वेरिएबल में। और यहाँ हम जानते हैं x नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली हम समझ गए कि स्कैनफ फंक्शन का काम क्या है। कीबोर्ड से अगर आप कोई डेटा टाइप कर रहे हो तो उसको कंप्यूटर सिस्टम में वेरिएबल में मेमोरी लोकेशंस में स्टोर करना, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमको पता होना चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है कि जब आप प्रोग्राम बना रहे हो तो प्रोग्राम में आप अपने प्रोग्राम में जब आप इनपुट एंड आउटपुट करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, तो आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग्स की ज़रूरत होती है। प्रिंटफ या स्कैनफ में जब भी आप %d यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं, बेस 10 नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं। %i का पर्पस भी वही है, आप इंटीजर नंबर यूज़ करें। %u इज़ यूज फॉर अनसाइंड इंटीजर, %ld इज़ यूज फॉर लॉन्ग इंटीजर। उसी तरह %x इज़ यूज फॉर हेक्साडेसिमल। %p इज़ यूज टू डिस्प्ले द मेमोरी एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। फ्लोट यूज़ करते हैं किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। %e यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद साइंटिफिक नोटेशन 10⁻⁴। %c यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए। %s यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए। तो सर हम प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ करते हुए इनका यूज़ सीखेंगे अभी। तो ये तो हो गया सर किसके बारे में, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में और फॉर्मेट स्ट्रिंग्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। जो कुछ हमने अभी तक लर्न किया उसको सी लैंग्वेज में किस तरह से हम काम करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो हम ये ओपन कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर पे डेव C++ का एडिटर। देखिए मैंने क्या किया, डेव C++ हमारे कंप्यूटर में ओपन कर लिया। यहाँ से हम क्या लेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और ऊपर देखिए ये है हेडर फाइल #include stdio.h।
हैश इंक्लूड क्या है, एक्चुअल में एक असेंबलर डायरेक्टिव कहते हैं इसको, और stdio.h इज अ हेडर फाइल वेयर std stands for standard, io stands for what, इनपुट एंड आउटपुट। मतलब क्या है कि ये हेडर फाइल हम प्रोग्राम में क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम में किसी भी इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज़ करना चाहें तो उसकी डिटेल्स इस हेडर फाइल में डिफाइंड है। हेडर फाइल का नाम क्या है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डॉट एच। तो सी कंपाइलर को हम एक्चुअल में मैसेज दे रहे हैं कि कनेक्ट और असेंबल दिस हेडर फाइल बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ऐसे बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जैसे हैश इंक्लूड math.h, जिसमें क्या हो गया, मैथमेटिकल फंक्शंस है। सर stdio.h में क्या है, printf, scanf, इन फंक्शंस की डिटेल स्टोर की हुई है। ऐसे ही जब हम मैथ यूज़ करेंगे तो sqrt, एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन, कॉस, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो किस में डिफाइंड है, math.h में डिफाइंड है। सिमिलरली आगे हम पढ़ने वाले string.h हेडर फाइल, इसमें भी बहुत सारे मेथड से डिफाइंड है जो स्ट्रिंग रिलेटेड है, जैसे strlen, strcpy, सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं जिसके अंदर फंक्शंस डिफाइन किए हुए। तो जब उन फंक्शंस का हमको यूज़ करना होगा तो उनकी हेडर फाइल्स को पहले प्रोग्राम में अटैच किया जाएगा। देख, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से, इंट मेन से। आप सी प्रोग्राम शुरू करते हुए क्या करो, पहले कीवर्ड लिखो इंट स्पेस मेन, और आगे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, और आप क्या करें, वापस कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, और इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट्स ये क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा। मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होगा और रिटर्न 0 तक आपका प्रोग्राम का कोड रन होने वाला है। दिस इज़ व्हाट बेसिक फॉर्मेट ऑफ सी प्रोग्राम। एक चीज़ और है, हम यहाँ कमेंट ऐड कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो कमेंट क्या है, स्लैश और स्टार के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है इट विल बी इग्नोर बाय द कंपाइलर, इट विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा। सर क्यों इग्नोर करेगा, बिकॉज कंपाइलर को पता है कि जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इट इज़ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। ये किसके लिए है, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ प्रोग्राम का टाइटल लिख दिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो एनीबडी जो भी ये प्रोग्राम को पढ़ेगा, देखेगा, चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में। सर ये एक सिंपल फर्स्ट सी प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम मैसेज डाल देते हैं printf और लिख देते हैं वेलकम टू स्क्रीन, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग क्लास। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने यहाँ स्टेटमेंट टाइप किया printf के अंदर, स्लैश एन हटा लेते हैं, अभी बाद में बता रहा हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ, दिस विल बी एज इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो printf का काम क्या है सर, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पे डेटा प्रिंट करना, डिस्प्ले करना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेता हूँ। फाइल में गया, मैंने सेव क्लिक किया। सेव करते हुए आप इसको एक स्पेसिफिक फोल्डर अपने कंप्यूटर में बना लीजिए और वहाँ पर सेव कर दीजिए। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल वेलकम टू सी, सिंपल नाम दे रहे हैं। फाइल नेम देते हुए ध्यान रखो आप लोअर केस कैरेक्टर का इस्तेमाल करो, बहुत बड़े नाम मत दो, साथ में स्पेसेस और स्पेशल सिम्बॉल्स से बचिए। फाइल नेम सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेव हो गया। अब यहाँ जाएंगे एग्जीक्यूट मेनू में और क्या करते हैं, कंपाइल। कंपाइल कर रहे हैं मतलब बेसिकली हम चेक करें कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। जैसे देखिए मैंने यहाँ सेमीकोलन स्किप कर दिया। अब जहाँ कि मैं कंपाइल करता हूँ तो आपको नीचे दिखा रहा है एक्सपेक्टेड एरर, और ये एरर क्या दिखा रहे हैं, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। आपने रिटर्न से पहले सेमीकोलन स्किप किया। इसको लगा देने के बाद वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम इज़ ओके। आप इसको रन कर सकते हो F10। लेकिन एक और ऑप्शन है, देखिए यहाँ कंपाइल एंड रन, मतलब जब भी आप शॉर्टकट की F11 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर, इसी स्क्रीन को कहते हैं कंसोल, और कंसोल पे आपको क्या दिख रहा है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग क्लास। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हमने printf में लिखा हुआ था। तो printf का पर्पज़ क्या है, जो कुछ आप इस डबल कोट में लिखते हो उसको एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते। तो ये था हमारा सिंपल फर्स्ट सी प्रोग्राम। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसमें हम स्लैश एन, यहाँ जहाँ जहाँ हम स्लैश एन इंक्लूड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी सर। मतलब एक न्यू लाइन में क्या आएगा, वेलकम टू सी, फिर एक और न्यू लाइन बनेगी जिसमें क्या लिखा आएगा, सी प्रोग्रामिंग क्लास। देखिए ऐसा है, वेलकम। देखिए ऊपर एक लाइन का गैप आ गया, क्यों आ गया सर, ये स्लैश एन जो पहले दिया हमने। फिर वेलकम टू सी आया, फिर स्लैश एन आ गया प्रोग्रामिंग क्लास। तो इस तरह से देखो ये क्या हो गया, प्रोग्रामिंग क्लास।
तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। हम एक काम और कर सकते हैं, मैं ऐसा कर देता हूँ वेलकम, फिर उसके बाद स्लैशन, फिर उसके बाद स्लैशन, फिर यहाँ एक स्लैशन, फिर इधर स्पेस हटा के मैंने स्लैशन। मतलब दोस्तों क्या हो गया, मैंने जितनी जगह स्लैशन इंक्लूड किया वहाँ से क्या हो जाएगा, न्यू लाइंस बनते जाएगी। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसकी बजाय हम स्लैश टी का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से स्लैशन हटा दिया, लेकिन जहाँ जहाँ बीच में मैंने स्लैशन रखा है ना, सब जगह मैं स्लैश टी लगा देता हूँ और थोड़ा एक स्पेस रखता हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। रन करते हैं वापस F11, तो आप देखेंगे वेलकम, फिर एक बड़ा सा स्पेस आया, फिर टैब जिसको कहते हैं, मतलब नियर अबाउट हाफ इंचेस के टैब स्पेसेस हैं। आप अगर 2 टाइम्स स्लैश टी करेंगे सर तो डबल स्पेसेस हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम इस तरह से स्लैशन और स्लैश टी को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। मैं इसको वापस पहले कैसा कर देता हूँ, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग क्लास, और ये स्लैश टी जितना है बीच का मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको होपफुली समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या है। ये तो देखिए एक चीज़ और, कैरेक्टर सेट भी आपको समझ आ रहा होगा। प्रोग्राम में हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं कैपिटल चाहो तो आप इन बिटवीन जैसे सी कैपिटल यूज़ कर लिया, पी, बिकॉज दिस कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कैरेक्टर सेट हो गया। अब कीवर्ड्स क्या है सर इसमें, देखो इंट आपका कीवर्ड है। ऐसे ही आप कोई वेरिएबल बनाओगे, जैसे फ्लोट आपने बनाया टेम्परेचर, ये क्या हो गया, फ्लोट आपका कीवर्ड है। कीवर्ड देखिए आपको बोल्ड में दिख जाता है, ठीक है। जैसे लिख दिया आपने ऑटो, ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। स्टैटिक देखिए क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, समझ आ रहा है। कैरेक्टर ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो कीवर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड है। और हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, सच 32 कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंटीजर और उसी तरह एज नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, एज नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कांस्टेंट सेव कर दिया 25। फिर फ्लोट मैंने क्या कर दिया, सपोज वेट नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें सेव कर दिया 52 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और फिर मैंने कैरेक्टर जेंडर नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें जेंडर सेव कर दिया क्या, एम। अब देखिए हमने क्या किया, ये एज वेट और जेंडर क्या बनाया, वेरिएबल्स बनाए, और इक्वल टू देकर उनमें क्या किया, वैल्यूज असाइन किए। तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया, declared variables and initialized them। हमने ना सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया बल्कि उसको इनिशियलाइज भी किया, उनके वैल्यूज़ के अंदर, उनके अंदर स्टोर भी किया हमने, समझ में आया। अब अगर आप ये वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है। मैंने लिख दिया %d और आगे क्या लगा दिया, कॉमा एज। व्हाट इट विल मीनिंग, इसका मतलब क्या है, देखो आप स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर रहे हो, %d मतलब इंटीजर प्रिंट कर रहे हो, और वो इंटीजर कहाँ से आने वाला है, एज नाम के वेरिएबल से। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखेगा 25, लेकिन ये ऐसा 25 देखने में अच्छा नहीं मिलता, भला नहीं मालूम होता, तो मैंने लिख दिया एज इज इक्वल टू, तो जो कुछ मैंने डबल कोट में लिखा है सर एज इट इज़ प्रिंट हुआ। सपोज मैंने यहाँ वेरिएबल % एज भूल गया, मैं नहीं लगा पाया, रन करूँगा तो आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ गार्बेज वैल्यू दिख रही है, क्योंकि इसको नहीं पता है कंपाइलर को कि कौन सी इंटीजर वैल्यू कहाँ से लाना है। तो आप उसको स्पेसिफाई करें कि ब्रिंग द इंटीजर वैल्यू फ्रॉम एज वेरिएबल। सिमिलरली आप दूसरी लाइन में प्रिंट करना चाहो, प्रिंट एफ, मैंने लिख दिया यहाँ वेट इज इक्वल टू WEIGHT, वेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, %f कॉमा वेट, ठीक है। अब देखो सेव करते हैं तो एज के बाजू में एकदम अटैच हो गया वेट प्रिंट हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, /n लगा दूँ। /n मीन्स न्यू लाइन। देखिए अब एज के बाद क्या हो गया, वेट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा प्रिंट कर रहे हो। फ्लोट के लिए आपने क्या लगाया, सिमिलरली अगर आप प्रिंट करना चाहो जेंडर, तो आप लिखिए जेंडर इज इक्वल टू %, जेंडर के बाद क्या लिखेंगे सर, %c लिखेंगे, C फॉर कैरेक्टर, और वेरिएबल का नाम क्या है, जेंडर है। अगर आप रन करोगे देखो क्या हो गया, एज इज इक्वल टू 25, वेट इज इक्वल टू 52.400। आप यहाँ देख रहे होंगे डेसिमल प्लेसेस, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में जो होते हैं ना वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक फ्लोट स्टोर होता है सी लैंग्वेज में, और कैरेक्टर में देखो सिंगल M अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, उनको इनिशियलाइज करना। लेकिन अगर हम चाहते हैं यूज़र से वैल्यूज़ रीड करना तो क्या करते हैं, देखिए मैं इन सबको यहाँ से सिर्फ वेरिएबल रखा, इनिशियलाइज नहीं किया, राइट। तो मैं कमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ कि हमने इनिशियलाइज नहीं किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल। फिर मैं इसकी वैल्यूज़ लेना चाहता हूँ सर यूज़र से,
want to read the data from the keyboard and store them into variables। तो कैसे करेंगे सर? देखिए अभी मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से इंटीजर रीड करना है तो मैं यूज़र को क्या बोलता हूँ, एंटर योर एज। यूज़र को हम क्या बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि सर योर एज लिखिए आप। रन करते हैं ज़रा, 1 मिनट में इस पार्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ। फिलहाल कमेंट करता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कंपाइलर विल नॉट रन दिस। हाँ, आपके स्क्रीन पर क्या मैसेज आएगा, एंटर योर एज। लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ और लिख कर एज वेरिएबल में स्टोर करना है मुझको, तो मैं क्या फंक्शन यूज़ करूँगा, स्कैन एफ। अब ठीक है, आप एज रीड कर रहे हैं, एज क्या है, इंटीजर टाइप का, तो आप यहाँ लिखेंगे %। नोट कीजिए स्कैन एफ में स्लैशन नहीं होता सर, स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं तो स्लैशन लगा रहे हैं हम, ठीक है। %एज क्यों लिखा है %एज, हम जो कुछ इंटीजर रीड करेंगे स्कैन एफ से किस वेरिएबल में जाएगा, एज में जाएगा। ज़रा रन करते हैं, देखिए मैंने टाइप किया 25, तो ये 25 कहाँ चला गया सर, एज नाम के वेरिएबल में। आप अगर प्रिंट करना चाहें ना, देखो मैंने इसको यहाँ से कमेंट से बाहर निकाल दिया, अब प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो जब तक आप एज रीड नहीं करोगे वो जाएगा नहीं, स्कैन एफ वेट कर रहा है आपका। आपने लिख दिया 32, तो 32 विल बी स्टोर्ड इन विच वेरिएबल, एज। और देखो वो डिस्प्ले भी कर रहा है कि हाँ एज में क्या आ गया, 32 आ गया, हमने प्रिंट करके देखा यहाँ पे। सिमिलरली मैंने ऐसा कर दिया प्रिंट एफ, ऐसा कर दिया मैं एंटर योर वेट, ठीक है। अब वेट कैसे हो जाएगा सर, स्कैन एफ। वेट के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्कैन एफ में वेट के लिए यूज़ करेंगे %f, कॉमा %, और वेरिएबल का नाम क्या दिया हमने, वेट नाम दिया। सिमिलरली जब आप क्या रीड करोगे, क्या रीड करोगे आप, जेंडर, एंटर जेंडर। और जब आप जेंडर रीड करोगे तो उसके लिए क्या दोगे आप, देखिए मैं यहाँ खास तौर से कोलन लगा के स्पेसेस दे देता हूँ। तो आगे स्कैन एफ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, %c, %, जेंडर। फॉर टाइम बिंग मैं क्या कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं क्यों पर्पसली इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, बाद में बताता हूँ आपको। तो मैं पहले जेंडर रीड कर लेता हूँ, फिर एज रीड कर लिया मैंने, फिर वेट रीड कर लिया, ठीक है। और उनको हम सिस्टमेटिक 1 बाय 1 यहाँ प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या रीड किया हमने, पहले एंटर जेंडर, स्कैन एफ से वो रीड हो गया, एंटर योर एज और स्कैन एफ से रीड हो गया, फिर सेम क्या हो गया, एंटर योर वेट। नोट कीजिए स्कैन एफ के साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल, कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर वेरिएबल, इंटीजर के साथ इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट के साथ फ्लोट वेरिएबल। रन करके देखते हैं क्या होता है आउटपुट। तो मैंने लिखा इंटर जेंडर, पहले ले लिया मेल फॉर एम, एज इक्वल टू 38 एंड वेट इज इक्वल टू 58.50। आप नोट कीजिए वो डेटा एज इट इज़ रीड हुआ के बाद प्रिंट हो रहा है। तो ये जो है ना बेसिकली हमने क्या सीखा, कीबोर्ड से डेटा कैसे रीड करना बाय यूजिंग स्कैन एफ स्टेटमेंट। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा दोस्त कि हमने किस तरह से फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट किया हुआ। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट सी प्रोग्राम पहले चेक किया हम लोग, वेलकम टू सी। उसके बाद मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटीजर एज फ्लोट और वेट। साथ में क्या किया हमने, इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ असाइन करके देखा, मतलब डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट ये दोनों मैंने पहले कंप्लीट किया। फिर बाद में यूज़र से वैल्यू रीड करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, स्कैन एफ फंक्शन का। स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है कि कीबोर्ड से जो आप डेटा लिखते हो उसको वेरिएबल में स्टोर करता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ 3 अलग अलग प्रिंटफ स्कैन एफ यूज़ किया डेटा रीड करने के लिए। हम एक एक भी कर सकते हैं और एक साथ भी तीनों कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, मैंने ये जेंडर को पहले स्कैन कर लिया। अगर मैं ये जेंडर बाद में स्कैन करता हूँ, ध्यान से देखो मैंने लास्ट में रखा जेंडर को स्कैन, पहले क्या रीड करें हम लोग, एज, फिर रीड कर लिया वेट, फिर क्या लिख रहा, जेंडर। रन करते हैं हम प्रोग्राम में, तो एंटर एज मैंने लिख दिया 25, वेट लिख दिया मैंने 58.50। अब एंटर देता हूँ, देखो कैरेक्टर उसने पूछा ही नहीं मुझसे, कैरेक्टर नहीं पूछा उसने। क्यों नहीं पूछा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझ लेते हैं हम। देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आप कोई वेरिएबल रीड करते हो, जब भी आप वेरिएबल अपने प्रोग्राम में रीड करते हैं, वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी में ब्लॉक बने हुए हैं, एज का ब्लॉक बना हुआ है, वेट का ब्लॉक बना है, जेंडर का ब्लॉक बना है, ठीक है। ये है सपोज पहला वाला ब्लॉक एज का, दूसरा है वेट का और तीसरा क्या है
जेंडर का। अब हम जब रीड करते हैं क्या, स्कैनफ, ठीक है, जब हम %d लगाते हैं यहाँ पे तो आपके कंपाइलर को क्या मैसेज जाता है कि सर देखो इंटीजर रीड करना है आपको। क्या रीड करना है, इंटीजर। तो जब आप कीबोर्ड से इंटीजर टाइप करते हैं, जैसे आपने लिखा 25, तो ऑब्वियसली स्कैनफ क्या उसको इंटीजर मिल जाएगा, वो इंटीजर उठा के कहाँ लेकर आएगा, इंटीजर वेरिएबल में। सेम वैसे ही जब आप फ्लोट रीड करना चाहें तो क्या लगाते हो, स्कैनफ और %f कॉमा एम्परसेंड वेट लिखेंगे हम, वेरिएबल का नाम। सही है। तो अभी क्या होगा, कीबोर्ड है आपका बना हुआ, वहाँ से जब आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखोगे तो स्कैनफ क्या करेगा, इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को किस में सेव कर देगा, वेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है। अब हो रहा है क्या, जब मैंने एज रीड करा तो इंटीजर लिखने के साथ मैंने क्या प्रेस किया, इंटीजर लिखने के साथ मैंने एंटर भी प्रेस किया। फिर वेट जब लिखा मैंने तो 58.50 लिखने के बाद मैंने क्या प्रेस किया, यहाँ पर भी एंटर प्रेस किया। अब जब हम स्कैनफ लगाते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए, हमारा तीसरा स्कैनफ आया %c कॉमा एम्परसेंड जेंडर में जाने वाला है। ठीक है। अब जब भी हम कैरेक्टर रीड करते हैं स्कैनफ से, ठीक है, तो स्कैनफ देखता है कि आपने कीबोर्ड से कौन सा कैरेक्टर टाइप किया, लेकिन वो कैरेक्टर रीड करने से पहले एक जगह देखता है, एक जगह सर्च करता है कैरेक्टर्स की लिस्ट, उसको बोलते हैं कैरेक्टर बफर। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बफर बोलते हैं उसको। तो स्कैनफ फंक्शन देखता है कि कैरेक्टर बफर में कोई कैरेक्टर पहले से है क्या। अब हमने जब पहले इंटीजर रीड किया था तो क्या था, एक एंटर दिया था ना, वो एंटर किस में सेव हो गया सर, कैरेक्टर बफर में आके सेव हो गया यहाँ पे। और एक एंटर कब दिया था, जब हमने फ्लोट टाइप किया, तो ये भी किधर गया, कैरेक्टर बफर में चला गया, यहाँ पे ये इधर स्टोर है, राइट। अब जैसे ही आप स्कैनफ करते हो तो स्कैनफ बोलता है कि कैरेक्टर बफर में कुछ है क्या, हाँ पहले नंबर पे एक एंटर है, वो उठा के इसी एंटर को कहाँ सेव कर देता है, जेंडर में सेव कर देता है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रन किया मैंने, एज लिखा 25, अब क्या किया, एंटर, एंटर दिया तो ये एंटर कहाँ गया, कैरेक्टर बफर में। 58.50 लिखा, अब फिर एंटर दिया, ये एंटर कहाँ गया, कैरेक्टर बफर में। तो उसने उठा के ना सर ये जेंडर को ही रीड कर लिया स्कैनफ में। समझ में आ रहा है, जेंडर को रीड कर लिया एज ए एंटर, और कहाँ सेव कर दिया उस एंटर को, आपके वेरिएबल जेंडर के अंदर क्या सेव हो गया है, एंटर हो गया है। हम चाहते हैं कि यार ये जो है ना ये खाली रहे, क्या रहे सर, ये खाली रहे। तो ये खाली कैसे रहेगा, ये खाली रहे, खाली हो जाए जेंडर रीड करने से पहले, स्कैनफ आने से पहले क्या हो जाए, वापस बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, स्कैनफ जब आए तो ये उसको कैरेक्टर बफर खाली मिले, खाली मिलेगा तो क्या होगा, जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो वो देखेगा कि यार कीबोर्ड से कुछ टाइप किया है क्या, वो टाइप किया हुआ बफर में लाएगा और फिर लेकर जाएगा। ठीक है। अभी तो बफर खाली नहीं है ना, 2 एंटर है, तो इसमें से एक लेकर जा रहा है, उसको बफर क्लीन करना है। तो क्या करूँगा मैं, स्कैनफ करने से पहले फ्लश और क्या लगाओगे, स्टैंडर्ड इनपुट करोगे। तो ये करने से क्या होगा, ये फ्लश कर देगा इसको, और ये जो है ना पूरा कैरेक्टर बफर आपका क्लीन हो जाएगा। अब आपको पूछेगा ठीक है भाई मेरे को कुछ कैरेक्टर लिखो, देखो मैंने ये लगा दिया, रन करते हैं। अभी मैंने टाइप किया 25 58.50 एंटर, रुका है ना वो, क्योंकि कैरेक्टर बफर खाली पड़ा हुआ है। अब जेंडर मैंने एम लिखा, एंटर दिया, वो रीड हो गया। समझ में आया है। तो स्कैनफ फंक्शन अगर आप कैरेक्टर बाद में रीड कर रहे हो तो होता क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर पहले से बफर में रहते हैं, उनको खाली करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्लश स्टैंडर्ड इनपुट। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर अगर मैं जेंडर को पहले रीड कर लिया, समझे आप मेरी बात, कैरेक्टर बफर क्लियर नहीं करना पड़ेगा ना, पहले तो यही पूछ रहे हैं ना भाई मेरे, पहले से कुछ है क्या बफर में, नहीं है। अब मैंने मेल लिखा, एज लिखा और 58.50, आपको समझी मेरी बात, मैं जो बताना चाह रहा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तरीका चलेगा, अगर बाद में कैरेक्टर रीड करे तो फ्लश करना पड़ेगा। अब अगर मैं एक ही प्रिंटफ में सब रीड करना चाहूँ तो वो भी हो सकता, एक ही स्कैनफ से कैसे रीड हो सकता, मैंने लिखा प्रिंटफ
और क्या लिखते हैं, एंटर जेंडर। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो पहले जेंडर ही लेंगे, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पहले जेंडर ही लेंगे, फिर एज लेंगे एंड वेट लेंगे। ठीक है, और स्कैन एफ करते हुए क्या करना, पहले जेंडर के लिए %C, फिर दूसरा %D, फिर तीसरा %F। सीक्वेंस फॉलो करना है, कॉमा एम्परसेंड जेंडर, फिर कॉमा एम्परसेंड एज, कॉमा एम्परसेंड क्या हो जाएगा, वेट। ये हो गया। ठीक है, रन करते हैं हम लोग। देखो यहाँ आगे जेंडर मैंने लिखा M, फिर एज लिखा 25, 58.50। सबको क्लियर हो गया है, देखो ये आगे रीड हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा अभी, हमने यहाँ सीखा कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ कैसे काम करता है कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग मॉडिफायर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब भी मुझको अनसाइंड इंटीजर, एज क्या है सिर्फ पॉजिटिव है, अनसाइंड इंटीजर रीड करना है, तो मैंने क्या किया, एंटर एज, और इसके बाद स्कैनएफ में क्या यूज़ किया, %U। प्रिंट भी जब मैं करूँगा तो क्या प्रिंट करूँगा, मैंने लिखा यहाँ %U, कॉमा एज, तो क्या प्रिंट होगा, एज प्रिंट हो जाएगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, देखो रन करते हैं इसको, तो एज आ रहा है 25। ठीक है, अब मैं नेगेटिव लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 85, कुछ भी गार्बेज वैल्यू दिखा देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम क्या रीड करने वाले, ओनली पॉजिटिव रीड करें। तो पॉजिटिव, जब भी ओनली पॉजिटिव रीड करना है तो क्या यूज़ करेंगे, %U। ये क्लियर है आपको। अब ऐसे अगर कोई बड़ी वैल्यू आपको, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया मतलब कंपाइलर क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक लॉन्ग इंटीजर बना दिया, लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, और मैंने कर दिया डिस्टेंस इन मिलीमीटर, डिस्टेंस मिलीमीटर में बड़ा सा डिस्टेंस रीड करना है हमको। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो लॉन्ग इंटीजर ले लिया, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंटएफ एंटर डिस्टेंस इन मिलीमीटर। ठीक है, उसको कैसे रीड कर लेंगे, स्कैनएफ %LD लगाएंगे, क्या लगाएंगे, LD, %LD, और कॉमा एम्परसेंड, वेरिएबल का नाम दे दिया distance_mm। देखो वेरिएबल नेम ऐसा दे सकते हैं हम लोग, कैसा दे सकते हैं, स्पेस की जगह अंडरस्कोर लगा के। समझ में आया। आप इसको प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर लो, कैसे प्रिंट करेंगे, %LD, distance_mm। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, रन करेंगे आप तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जो इंटीजर रेंज से बड़ी है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये भी अनसाइंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फिर %U यूज़ करेंगे। लॉन्ग अनसाइंड हो गया तो क्या यूज़ करेंगे, %U। लॉन्ग साइंड जब तक है तो क्या यूज़ करेंगे, %LD। आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ में आ रहा है। देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ये ऑलवेज क्या होगा, अब देखो ये रेंज के बाहर गया, लॉन्ग की रेंज के भी बाहर चला गया, इसीलिए क्या हो रहा है, कुछ अलग से वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, लॉन्ग की रेंज के भी अंदर होना चाहिए, इतना बड़ा भी नंबर ना हो कि लॉन्ग की रेंज से बाहर निकल जाए वो। समझ में आया इतना। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफायर में हमने क्या देखा, %D, %I भी यूज़ कर सकते हैं इंटीजर की जगह, %U, %LD। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल, फिर मेमोरी एड्रेस, फ्लोट कैसे करना। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर दिया और मैं एक नंबर रीड करता हूँ, सपोज इंटीजर, और मैं ले लेता हूँ इसकी जगह सपोज इंटीजर, सपोज नंबर, और इसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी सपोज 25। ठीक है, इसको अगर मैं इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करूँ तो क्या होगा सर, %I भी लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं, %I भी लगा सकते हैं, I फॉर इंटीजर, देखो वही प्रिंट करेगा आपको, 25 आ रहा है ना। इसके अलावा और अगर ऑक्टल प्रिंट करना है तो क्या लगा देंगे, %O लगा देंगे। ठीक है, और उसी नंबर को प्रिंट करेंगे। और वैसे ही अगर हेक्साडेसिमल प्रिंट करना है तो क्या लगा देंगे, %X लगा देंगे, और वही नंबर वेरिएबल। उसी को अगर मैं कैपिटल हेक्साडेसिमल करना चाहूँ, %X, कॉमा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, वही सारे नंबर अलग अलग फॉर्मेट में आ जाएंगे। 25 पहला क्या इंटीजर, 31 क्या ऑक्टल, 19 क्या हेक्साडेसिमल। अब अगर आप ऐसी कोई नंबर लिखो, जैसे मैं लिखा 31, ध्यान से देखिए 31 का ऑक्टल, हेक्साडेसिमल देखो 1F और 1 कैपिटल F आ रहा है, दिखाई दिया आपको, ये 1 कैपिटल F हो गया, समझे।
तो इस तरह से हम फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफायर किसके साथ यूज़ कर लिए, हमने यूज़ कर लिए इंटीजर्स के साथ, फ्लोट के साथ, सॉरी इंटीजर के साथ, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीजर, %u, %ld, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, है ना, समझा है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्प्ले मेमोरी एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जब भी मेमोरी एड्रेस को हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना है आपको तो क्या करना होता है, तो वापस इसको कमेंट आउट कर देने से क्या हो जाता, हम उसी प्रोग्राम में आगे हम पढ़ के आ रहे से फॉर्मेट स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक क्या कर दिया, एक x नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर 25 या 250 मैंने सेव कर दिया। अब देखो मैं आपको जब भी बोलता हूँ, तो जब आप वेरिएबल बनाते तो मेमोरी में क्या होता है, एक कंटेनर बन गया सर, किस नाम से बन गया, x नाम से, और इस x के अंदर क्या सेव हो गया, 250, जैसे वहाँ पे दिया हमने, और इसका मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस रहता है, क्या होता है, एड्रेस होता है, ये ऐसा 0 1 2 5 4 समथिंग, ठीक है। तो इस एड्रेस को हम प्रिंट कर सकते हैं। जब भी आप स्कैनएफ लगाते हैं, देखो स्कैनएफ में क्या लिखते हैं हम लोग, %df लिखते हैं ना, और साथ में क्या लगाते हैं, एम्परसेंड लगाते हैं। एम्परसेंड असल में क्या है, एम्परसेंड एक एड्रेस ऑपरेटर है। वो एम्परसेंड ऑपरेटर क्या है, एड्रेस को ही रिफ़र करता है, मतलब एड्रेस ऑफ वेरिएबल x, ऐसा लिखते हैं ना %x, तो एड्रेस ऑफ x का एड्रेस क्या है, यहाँ इस एड्रेस पे वैल्यू लाता है। तो ये एड्रेस अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, ध्यान से देखो, printf, अगर आप वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो %i लगा देते हैं या %d लगा देते हैं, आ जाएगी ना वैल्यू, क्या प्रिंट हो जाएगा, x प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसे किया /n %i की जगह %u ले लिया, वैल्यू क्या, अनसाइंड एड्रेस लेना, एड्रेस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो किसका एड्रेस प्रिंट करना है, %x लगाऊंगा। देखो ये इस x से कंफ्यूज मत हो, ये %x क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, %x क्या, एड्रेस ऑफ x को रिफर करें, और वो एड्रेस हमेशा क्या होगा, ये एड्रेस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए %u से प्रिंट करो। और सेम एड्रेस को और प्रिंट करते हैं किससे, %p से। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। x क्या है, एक वेरिएबल है, ये उसका डाटा प्रिंट करेगा, और ये %x उसका एड्रेस, और ये वाला भी %x उसका एड्रेस, लेकिन पहला क्या अनसाइंड फॉर्मेट में, दूसरा क्या पॉइंटर p वाले फॉर्मेट में। देखो ज़रा क्या आउटपुट दिखा रहे हैं, देखो पहले भी 250 है, ये भी एड्रेस है ये, लेकिन इसमें इतना फ़र्क क्यों है, ये जो है ना हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट होता है। जब आप %p लगाते हैं तो किस फॉर्मेट में प्रिंट होता है, हेक्साडेसिमल, और %u बोले तो इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट होता है। समझ में आया कुछ, तो ये हमने देखा फॉर्मेट स्ट्रिंग %p। अब %f कब यूज़ करते हैं, जब आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करना चाहें, क्या प्रिंट करना चाहें, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब वैल्यूज़ विथ डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब इसके अंदर 2-4 बातें और समझते हैं हम लोग। मैंने एक क्या बनाया, फ्लोट y = 452 पॉइंट समथिंग सेव कर दिया, राइट, और वापस एक फ्लोट बनाया z = सेम नंबर लिखा 452 पॉइंट, थोड़ा बड़ा नंबर डालते हैं यहाँ 14567 ठीक है, और 145679879, ठीक है, सेम नंबर है ना, सेम नंबर है। दोनों को मैं इसको फ्लोट में सेव कर लेता हूँ, एक को क्या कर लेता हूँ, डबल में सेव कर लेता हूँ। फ्लोट मतलब क्या होता है, सिंगल प्रेसिजन बोलते हैं इसको C में, ठीक है, और इसको डबल को क्या बोलते हैं, डबल प्रेसिजन मतलब और एग्जैक्ट, ठीक है, मोर एग्जैक्ट। दोनों को प्रिंट करना है, तो मैंने पहले क्या किया, y को प्रिंट किया, y = %f ही लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, y, और जब डबल प्रिंट करना हो क्या लगाएंगे सर, z = %lf, z। वहाँ पे फ्लोट का स्पेसिफाई किया, लेकिन डबल का स्पेसिफाई नहीं किया था। डबल के लिए क्या यूज़ करते हैं, %lf। देखो रन करता हूँ मैं, आउटपुट देखिए फ़र्क, फ्लोट ने क्या किया, प्रेसिजन में थोड़ी गलती कर दी, 145874 आ गया, जबकि एक्चुअल नंबर कितना असाइन किया था, देखो 879 है, पॉइंट के बाद 879, तो आखिरी का डेसिमल प्लेस आते आते प्रेसिजन कमज़ोर पड़ गया, एग्जैक्टनेस नहीं आ रहा इसमें। लेकिन डबल यूज़ करते जब, तो डबल क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, प्रेसाइज होता है, तो 145879 सेम नंबर रिप्रेजेंट किया। समझ में आ रहा है मुनीब। तो जब आप फ्लोटिंग वैल्यू एग्जैक्ट चाहते हो आप, तो क्या यूज़ करो, डबल यूज़ करो, और जब थोड़ा बहुत प्रेसिजन चल जाएगा, आपको गलती थोड़ी बहुत, तो फ्लोट यूज़ करने का। समझ में आया, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग, यहाँ तक आगे। अभी आता है
एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विथ साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब क्या है सर, देखो मैं अगर यही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पहला वाला एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कमेंट ऊपर ले जाता हूँ मैं, इसी को क्या करता हूँ मैं प्रिंटफ और लगा देता हूँ सपोज y इज इक्वल टू परसेंट ई लगा दिया मैं, ठीक है। परसेंट ई लगाते ही क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगा, मतलब 10 टू द पावर आपका रोल प्ले करेगा वहाँ। देखो ज़रा क्या आ रहा है 4.5215 और आगे क्या किया 10 टू द पावर 02। यहाँ नोट करो क्या हुआ, डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस लेफ्ट में खसक गया, 452 पॉइंट था ना, तो 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में आया तो यह पावर में +2 ऐड हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक फॉर्मेट में किसका यूज़ करते हैं, परसेंट ई का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है? कैरेक्टर तो आप जानते हैं, जब भी कैरेक्टर रीड और प्रिंट करना है तो परसेंट सी यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, परसेंट एस। एक देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल, तो मैंने क्या कर दिया है, एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया सपोज CH और उसके अंदर एक कैरेक्टर ए प्रिंट कर दिया, और दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल बनाया STR। स्ट्रिंग में हम डायरेक्टली कुछ असाइन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में ऐसे इक्वल टू देके कुछ असाइन नहीं कर सकते सी में, ठीक है। तो स्ट्रिंग में वैल्यू असाइन करने के लिए हम प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ कर लेंगे। अब मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, देखो परसेंट सी लगेगा ना, और क्या हो गया वेरिएबल CH, ठीक है। तो जो कैरेक्टर उसमें असाइन है वो प्रिंट करने के लिए क्या है उसके परसेंट सी, लेकिन अगर उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट करना है तो क्या लेना पड़ेगा, परसेंट D, CH। अब आस्की वैल्यू क्या होती है, जितने कैरेक्टर आपके कीबोर्ड से टाइप होते हैं सबका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। क्या होता है मुनीब, न्यूमेरिक वैल्यू। तो ए की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 65 है। ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो आस्की वैल्यूज़ क्या है, 65 टू 90 फॉर व्हाट, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, और ऐसी आस्की वैल्यूज़ 97 टू 122 फॉर लोअर केस, है ना। उसके बाद 48 टू 57 ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। ये अगर आप देखना चाहो तो एक इंटरनेट पे जाना, आप सर्च करेंगे आस्की टेबल्स तो आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। तो परसेंट सी क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। परसेंट एस में क्या होता है, स्ट्रिंग हम प्रिंट करते हैं। तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक स्ट्रिंग कुछ रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बोलता हूँ, प्रिंटफ, मैं बोलता हूँ एंटर योर नेम, तो आप अपना नाम लिखिए। नाम रीड करने के लिए स्कैनफ में क्या यूज़ करेंगे, परसेंट एस कॉमा नेम ऑफ द वेरिएबल, और आगे हमको यहाँ स्ट्रिंग जब भी प्रिंट क्रिएट करते हैं तो उसकी साइज़ देना होता है, 10, 20, 30 कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, और प्रिंट करना है तो क्या रहेंगे सर, परसेंट एस STR। और एक काम करते हैं ध्यान से देखो, परसेंट सी STR करके भी देखते हैं, कुछ समझ रहे हैं मैं क्या किया, परसेंट एस किया तो STR में क्या आया, और परसेंट सी किया तो STR में क्या आया। देखो नेम मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल मुसब। अब देखो ना, नेम तो मुसब दिखा रहा है स्ट्रिंग में ना, लेकिन परसेंट सी में कुछ आया क्या, नहीं आया, क्योंकि परसेंट सी किसको रिफ़र करता है, कैरेक्टर को। लेकिन यहाँ अगर STR ऑफ 0 लगा दिया मैं, मतलब इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, तो आप देखोगे ना, यहाँ टाइप करेंगे हम मुसब तो क्या प्रिंट हो गया, M प्रिंट हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट मॉडिफायर परसेंट एस, कैरेक्टर के साथ क्या यूज़ करते हैं, परसेंट सी। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ठीक है, हमने क्या पढ़ दिया अभी, फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफायर्स को स्टडी कर लिए। ठीक है, मैं एक 5 मिनट बाद वापस बैक कर। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये हम लोग स्टडी कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्मेटेड आयो। अब फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड में डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। फॉर्मेटेड का बेसिक मीनिंग होता है कि एनी फॉर्मेट मीन्स कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, ऑक्टल, ठीक है। हम इन सब फॉर्मेट्स में प्रिंट और स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट, और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन कौन से फंक्शन, प्रिंटफ एंड स्कैनफ का यूज़ करते हैं, और फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जो भी हमने देखे, ठीक है, %d, %f, %lf, सो ऑन। लेकिन अनफॉर्मेटेड का मतलब होता है ओनली कैरेक्टर फॉर्मेट। तो जब आप सिर्फ कैरेक्टर फॉर्मेट में डेटा रीड करना चाहो या प्रिंट करना चाहो तो उसके लिए अनफॉर्मेटेड आयो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं।
Unformatted IO in C refers to input-output function that deal with character data at a more basic level without the use of format specifiers. मतलब जब अनफॉर्मेटेड की बात हुई तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ किस पे डील कर रहे हो, कैरेक्टर डेटा पे रीड कर रहे हो, जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल नहीं होगा. These functions are generally considered less flexible than formatted IO function. इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब क्योंकि सिर्फ कैरेक्टर ही रीड कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुआ, जबकि स्कैनफ प्रिंटफ किसी भी टाइप का डेटा को रीड और प्रिंट कर सकता है. तो यहाँ हम देखेंगे गेट कैरेक्टर. गेट कैरेक्टर का काम क्या, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड. पुट कैरेक्टर प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर ऑन स्क्रीन. गेट्स रीड्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग, और पुट्स प्रिंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग. तो ये बेसिकली ये चारों फंक्शंस जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ क्या है, अनफॉर्मेटेड है, सिर्फ कैरेक्टर डेटा यानी कैरेक्टर और स्ट्रिंग पे काम करने वाले. हम इसको यहाँ पर एग्जांपल से एक चेक कर लेते हैं. तो ये तो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का टॉपिक हो गया. हम देख लेते हैं अगला, एक फाइल सेव कर लेते हैं अनफॉर्मेटेड IO. ठीक है, यहाँ हेडर फाइल बना लिया मैंने, #include stdio.h. इधर मैं कमेंट लिख देता हूँ अनफॉर्मेटेड IO इंटीजर में, और यहाँ पर हम ऐसा करेंगे अनफॉर्मेटेड IO में एक कैरेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, कैरेक्टर CH नाम से, और स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं हम कैरेक्टर, इसी के अंदर ले लेते हैं स्ट्रिंग, अलग से डिफाइन करने की जरूरत है, str साइज 20. अब ये जो साइज़ दिया ना हमने 20, ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट साइज़ है. हम ऐसा समझ के चलते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर हम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स लिखने वाले, उससे 2-4 कैरेक्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि 20 है तो मैक्सिमम 20 लिखिए आप. अब अगर आप कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं तो क्या रीड करेंगे, मैं यहाँ बोलता हूँ printf एंटर अ कैरेक्टर. ठीक है, अब कैरेक्टर रीड करने के लिए पहले तो स्कैनफ यूज़ करते थे हम फॉर्मेटेड IO में. अनफॉर्मेटेड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, गेट कैरेक्टर. और गेट कैरेक्टर वो कैरेक्टर रीड करके किस में सेव करेगा, CH में, तो CH इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर. ये सिंपल फंक्शन है. देखो रन करेंगे आप तो जो भी कैरेक्टर आप टाइप करोगे वो गया, लेकिन हमने प्रिंट नहीं किया उसको. प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पुट कैरेक्टर, और अंदर CH को प्रिंट कर देंगे. तो अभी क्या हो जाएगा, आपने जो भी कैरेक्टर टाइप किया एंटर देने के बाद वो कैरेक्टर एज इट इज़ वहाँ प्रिंट हो रहा है. तो ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड IO. ठीक है, आप जो भी कैरेक्टर टाइप करोगे एज इट इज़ आपको यहाँ वो प्रिंट करके दिख जाएगा. ये क्लियर है सबको. तो ये हो गया हमारा अनफॉर्मेटेड कैरेक्टर इनपुट आउटपुट. अब अगर आप स्ट्रिंग रीड करना चाहो, जैसे मैंने लिखा printf एंटर योर नेम, तो हम नेम को रीड कर रहे हैं. नेम को रीड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गेट्स, जब स्ट्रिंग रीड करना है, और स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम क्या है, str. अभी आप रन करोगे तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल p लिख दिया मैंने. अब एंटर दिया तो उसने स्ट्रिंग पूछा ही नहीं मेरे से. क्यों नहीं पूछा, कैरेक्टर बफर की वजह से. आपको बता चुका हूँ मैं कि जब आप कैरेक्टर रीड करते हैं तो बफर को आपको क्लियर करना पड़ता है. ठीक है, अब रन करेंगे आप. मैंने R टाइप किया, देखो आप पूछ रहा है स्ट्रिंग. ठीक है, एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल मुसब. तो ये नाम टाइप हुआ, लेकिन मुझको प्रिंट करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, पुट्स कर देंगे हम. तो पुट्स के साथ हम str टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, और मुसब का नाम एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करेगा. मैंने m टाइप कर दिया और मुसब लिखा, तो याद रहे. ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को. तो ये क्या हो गया, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर, गेट्स और पुट्स. अगला टॉपिक हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स आर सिम्बॉल्स दैट ऑपरेट ऑन डेटा. कुछ सिम्बॉल्स है जो डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं, और यहाँ जो डेटा है ना उनको ऑपरेंड्स भी कहा जाता है. ऑपरेंड्स मतलब जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, उसमें कांस्टेंट भी आ सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं. फिर से एक बार डिफाइन करता हूँ मैं, ऑपरेटर्स आर सिम्बॉल्स दैट ऑपरेट ऑन डेटा टू मैनिपुलेट देम. ऑपरेटर्स का काम क्या है, डेटा पे काम करना, ऑपरेट करना, और उनको कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ काम करना, कुछ प्रोसेसिंग करना. ऑपरेटर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सप्रेशंस दैट मैनिपुलेट डेटा एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम. ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन बनाने में आपको हेल्प करते हैं. जब तक ऑपरेटर नहीं यूज़ करेंगे आपकी एक्सप्रेशन नहीं बनेगी. तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज, कंडीशनल एंड साइज ऑफ ऑपरेटर.
ये सब मेंशन किए। हम इन ऑपरेटर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं, इनके ऊपर प्रोग्राम्स बना लेंगे, ठीक है। तो मैं एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नाम दे दिया मैंने ऑपरेटर्स। तो मैंने इसको स्टार्ट किया यहाँ पे हेडर फाइल और टाइप कर लेते हैं इधर ऑपरेटर्स। तो ये आ गया आपका ऑपरेटर्स और इंट मेन रिटर्न 0। सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या है सी लैंग्वेज में, नंबर 1 आर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है फंडामेंटल मैथ्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। हम सब जानते हैं कि इनका काम क्या है, नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। जैसे एक ब्रीफ में देख लेते हैं हम लोग कि सपोज ए और बी दो डेटा सेट है हमारे पास और एक सी भी है। ए के अंदर मैंने 25 रखा, बी के अंदर सपोज 9 रखा। हम यहाँ क्या करते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी, ये यहाँ क्या हो गया, एडिशन ऑपरेटर काम कर रहा है। ये ऑपरेटर क्या करेगा सर, ऐड करेगा किसको किसको, ए और बी को, और रिजल्ट को असाइन कर देगा किसमें, सी में। आप अगर लिखेंगे यहाँ प्रिंट एफ एडिशन इज इक्वल टू %d, किस में गया एडिशन, सी में गया। आप इसको प्रिंट करना चाहो तो मैं यहाँ ऑपरेटर्स लिख दिया, रन करते ही आपके सामने 34 दिख रहा है, ठीक है। तो एडिशन की, एडिशन हम और आसानी से कर सकते हैं। क्या करता हूँ मैं, इसको हटा दिया यहाँ पे, एडिशन इज इक्वल टू %d और क्या लगा दिया यहाँ a प्लस बी, सी को यूज़ ही नहीं किया हमने। रन करूँगा मैं तो यहाँ एडिशन दिख रहा है 34। बाकी भी वैसे ही किए जा सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। तो यहाँ ऐड कर दिया मैंने सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट हो गया डिवीज़न, और लास्ट में क्या हो गया, मॉडुलस। तो यहाँ ऑपरेटर्स अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन, उसके बाद नेक्स्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन, फिर हो गया क्या, डिवीज़न, और ये आ गया मॉडुलस। यहाँ रन करके हम आउटपुट चेक करते हैं। तो एडिशन ठीक है, सब्ट्रैक्शन समझ आता है, मल्टीप्लिकेशन समझ आता है। डिवीज़न का मतलब क्या हुआ यहाँ कि आपके पास है नंबर 25, उसको आपने डिवाइड बाय 2 करा, सॉरी 9 करा। तो क्या हो गया, 9 2s are 18 होता है, 9 2s are 18, सही है ना। तो ये 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, पॉइंट के आगे की वैल्यू नहीं आती इसके अंदर। आउटपुट क्या दिखाएगा, 2 ही दिखाएगा। लेकिन 25 को अगर आप मॉड 9 करेंगे, 25 का मॉड 9 करेंगे तो ये क्या फाइंड करेगा, रिमाइंडर। तो 9 2s are 18 होता, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7। तो ये आउटपुट यहाँ पे दिखा आपको, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे जो हमने यहाँ पे लर्न किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। अगर आप चाहो तो और थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हो। कैसे, %d प्लस %d यहाँ लगा सकते हैं हम। तो पहला %d ए के लिए, दूसरा बी के लिए, ठीक है। सेम वैसे यहाँ कर सकते हैं, %d माइनस %d, तो पहला %d ए, दूसरा बी, ठीक है। सेम वैसे ही हो सकता है। तो %d इंटू %d कर दिया हमने। थोड़ा ध्यान देने वाला है आपको यहाँ पर, जो मैं अभी करूँगा आगे, ध्यान से देखना। %d डिवाइड बाय %d, और ये वाला जब मॉडुलस करेंगे ना, %d मॉड %d, 2 बार लिखा ना, दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा केयरफुल रहिए इसमें। रन करते हैं हम लोग, आउटपुट चेक करते हैं। देखो क्या आ रहा है आउटपुट, क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ वेरिएबल्स लिखना भूल गया मैं, a, b यहाँ आ जाएगा, फिर a, b यहाँ आ जाएगा, a, b यहाँ आ जाएगा, राइट। तो एडिशन दिख रहा है बराबर, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, मॉडुलस भी दिख रहा है, ठीक है। सब आउटपुट ठीक से आ गए। तो ये इस तरह से हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है आपको। अगर मैं थोड़ा स्पेस लेके प्रिंट करूँ, %5d तो आपको मतलब समझता है इसका मतलब समझता है कि ये जो आउटपुट आएगा वो 5 कॉलम का स्पेस लेगा। मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, 5 कॉलम का। तो ये क्या हुआ, 5 कॉलम का स्पेस लिया, तो 34 आखिरी के 2 कॉलम में है, 3 कॉलम खाली छोड़ दिए। ऐसे 16 आखिरी के 2 कॉलम में है, 3 कॉलम छोड़ दिए इसने, ठीक है। अब आप थोड़ा और अच्छे से करना चाहो तो यहाँ लगा दो %5d, ठीक है। तो सब जगह क्या हो जाएगा सर, 5 कॉलम का गैप हो जाएगा, थोड़ा देखने में ठीक लिखेगा है। 5 कॉलम सबने यूज़ कर लिया। अब हो जाएगा इस तरह से
कि आपके पास स्पेसेस दिखेंगे, थोड़ा डेटा दिखने में विजिबल होगा। एक जगह गलती होगी, क्या गलती होगी, देखो ये 2 बार %फ़ाइडी यहाँ क्या कर रहे हैं, सुनो ज़रा सा ध्यान से। एक तो क्या है, ये मॉडुलस वाला परसेंट है, समझ में आ रहा है, और ये क्या है %फ़ाइडी वाला है। तो मॉडुलस जब प्रिंट करना है तो एक बार और परसेंट लगाना पड़ेगा, 2% मिला के क्या प्रिंट करेगा, मॉडुलस ऑपरेशन होगा। ठीक है, देखो अभी हुआ 25 मॉड, दिख रहा है कि नहीं, समझ में आया। अच्छा देखो एक बात नोट करो, इधर सब तरफ लेफ्ट साइड में छोड़ा है ना, सब में लेफ्ट साइड छोड़ा है, मैं चाहता हूँ इधर राइट में छोड़े, 25 25 25 के राइट में 5 कॉलम छोड़े। तो क्या कर दूंगा सर, % ऑफ -फ़ाइडी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, राइट साइड में स्पेस छोड़ेगा। देखो अभी 25 है, फिर लास्ट में 3, फिर लास्ट में 3, फिर लास्ट में 3, समझ में आया इतना। इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए, साथ में हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट का एक और चीज़ देख लिए कि फॉर्मेट स्ट्रिंग को अपन मॉडिफाई कर सकते नंबर्स लगा के, समझा है। कौन सा ऑपरेटर था ये, अरिथमेटिक ऑपरेटर। नंबर 2 हो जाते क्या, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटर्स है, हम डायरेक्ट यहाँ पर इनका यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको अरिथमेटिक को कमेंट आउट कर लेता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट ऑलवेज ट्रू या फॉल्स में आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। मतलब क्या, जैसे 25 लेस देन 10 किया मैंने, तो यहाँ चेक करेगा क्या 25 10 से छोटा है, नहीं है, छोटा नहीं है, 25 इज़ नॉट लेस देन 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। और सी में फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं वहीं ऐसे लिखा 25 ग्रेटर देन 10, यस 25 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू है, तो सी में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से रिप्रेजेंट। बस बेसिकली इतना ही है रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तो मैं यहाँ ए बी सी को रिलेशनलशिप में यूज़ करना चाहता हूँ। प्रिंटफ क्या करेंगे सर, देखो %d लेस देन %d इक्वल टू %d, ठीक है। मतलब क्या हो गया, a, b, a लेस देन b। आपको क्लियर है। ऐसे हम बाकी भी ट्राई कर लेते हैं, पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। लेस देन के बाद क्या लगा देते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, फिर यहाँ लगा देता हूँ ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, और हम यहाँ लेस देन, इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। और साथ में हम इसी को यूज़ करेंगे जैसे अभी किया था, %-फ़ाइडी, आपको याद है, सब जगह इधर -फ़ाइडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट जस्टिफाइड होगा और उधर वाला लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगा, ये देखो आ गया। और इधर सब जगह %फ़ाइडी स्पेसेस सही आएंगे, आपको आउटपुट ठीक दिखेगा। इधर भी आउटपुट 5 कॉलम में हम डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिज़ल्ट करते हैं और हमको एनालाइज करेंगे रिज़ल्ट क्या हो रहा है। गलती क्या हो गई सर, ABC है %फ़ाइडी, यहाँ पर सब जगह मैंने कॉमा में गलती लगा दी, ठीक है। यहाँ पे भी मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है, ठीक है। और इधर एक जगह, तो अभी प्रिंटफ का फॉर्मेट सही हो गया, ठीक है। क्या हुआ, 25 लेस देन 9 इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक अजीब, इधर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी -फ़ाइडी लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस आ जाएगा, आपको दिखने में ठीक दिखेगा। ये ज़रा देखो, रन कर दिया मैं। और अगर हम चाहें, ठीक है, इनफ है, कोई इशू नहीं इतना। 25 लेस देन 9 इक्वल टू 0, 25 लेस देन इक्वल टू 9 इक्वल टू 0, सही है ना। 25 ना छोटा है ना बराबर है। फिर नेक्स्ट क्या है, 25 ग्रेटर देन 9, क्या 25 9 से बड़ा है, यस। 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यस ग्रेटर है, इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा तो है। 25 इक्वल टू 9, नो। 25 नॉट इक्वल टू 9, यस। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक कौन से ऑपरेटर थे, रिलेशनल ऑपरेटर। नंबर 3 क्या आ जाते हैं हमारे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड, और नॉट, याद रह गए। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या ऑपरेट करते हैं, जनरली दे ऑपरेट ऑन एक्सप्रेशंस। किस पर ऑपरेट होते हैं वो, एक्सप्रेशंस पे ऑपरेट होते हैं। ये हमेशा भूलना नहीं। 2-3 एक्सप्रेशन होगी, उनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, एंड लगा सकते हैं या और लगा सकते हैं, और किसी एक एक्सप्रेशन को निगेट करना है तो नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसी को ट्राई करते हैं, लॉजिकल के एक एग्जांपल, 1-2 ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया, प्रिंटफ, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, सपोज A लेस देन B एंड, ठीक है, A इज़ ग्रेटर देन 100,
ऐसी कंडीशन लगाया मैं, और इसको मैं जस्ट यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर देता हूँ %d इक्वल टू %d कॉमा सी। आप ध्यान से समझिए मैं क्यों इसमें शॉर्ट में कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा वहाँ लिखना ना पड़े। सी इज इक्वल टू क्या है, a लेस देन b एंड क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 100। अब यहाँ दो एक्सप्रेशन है सर, एक लेस देन b और दूसरा क्या, a ग्रेटर देन 100। मैं इसको ये वाली कर लेता हूँ, a ग्रेटर देन b, सॉरी, ठीक है। तो a की वैल्यू b से भी बड़ी होना चाहिए और 100 से भी बड़ी होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। एंड का क्या मतलब होता है, एंड मीन्स इफ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। उसी वक्त ट्रू आएगा जब सारे ऑपरेंड्स क्या होंगे सर, ट्रू होंगे। आपको याद रहेगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। और क्या बोलता है, और क्या बोलता है, इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। कोई भी एक ट्रू हो गया तो और का रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, सही है। तो यहाँ हम चेक कर लेंगे इसको, एंड लगाया ना बीच में, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, सही है। तो पहला केस तो राइट है ना, a ग्रेटर देन b, ये वाला ट्रू हो जाएगा। फिर एंड a ग्रेटर देन 100 है क्या, नहीं है, a तो 25 है ना, क्या आ जाएगा 0। देखो यहाँ a कितना है 25, तो यहाँ पहला केस है 25 इज ग्रेटर देन 9, ये तो राइट हो गया। लेकिन 25 इज ग्रेटर देन 100 ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला ट्रू एंड दूसरा क्या, फॉल्स। तो क्या रिजल्ट आएगा सर, फॉल्स आ जाएगा। एंड क्या बोलता हूँ, ऑल द ऑपरेंड शुड बी ट्रू, ठीक है। तो रन करेंगे जब हम, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, 0 है। लेकिन मैं अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं एक्सप्रेशन को, मुनीब ज़रा ध्यान से देख, तो मैं एंड की जगह क्या लगा देता हूँ, और लगा दिया। और मीन्स क्या, इफ़ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। पहला वाला ट्रू है ना, a ग्रेटर देन b ट्रू है, इसलिए देखो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। अगर उस उल्टा करना है तो c इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया ध्यान से देखिए, c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b लगाया मैंने, इसके साथ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। मतलब a कितना है 25 ग्रेटर देन 9 है ना, ये तो ट्रू है, सही है। लेकिन इसके बाहर क्या लगाया हमने, नॉट लगाया सर। नॉट क्या करेगा, जो एक्सप्रेशन आ रही है उसका उल्टा रिजल्ट कर देगा, मतलब ट्रू को क्या कर देगा सर, फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ यहाँ, प्रिंट एफ, मैंने ऐसा कर दिया, सी ए ग्रेटर देन बी नॉट लगा दिया, ठीक है। तो इक्वल टू रिजल्ट क्या आ गया, वहाँ नॉट करने के बाद ट्रू की बजाय क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। याद रहेगा आपको। ये कौन से ऑपरेटर्स है, ये है लॉजिकल ऑपरेटर। हमने यहाँ तक देख लिया लॉजिकल ऑपरेटर्स तक। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर, लॉजिकल के बाद अगले ऑपरेटर्स क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। सी में बहुत बड़ा रोल है असाइनमेंट ऑपरेटर का, बहुत बड़ा रोल है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू, फिर कौन कौन से हैं, असाइनमेंट के बाद ऐड इक्वल टू, फिर सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड इक्वल टू। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडिफाइड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे मॉडिफाइड असाइनमेंट भी कवर कर लेता हूँ। ये कमेंट कर दिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक। मॉडिफाइड असाइनमेंट का मतलब क्या है, सपोज आपने यहाँ देखो a इज इक्वल टू 25, मतलब a इज असाइंड विथ 25, b इज इक्वल टू 9 मीन्स b इज असाइंड विथ 9, मतलब b में 9 सेव है और a में 25। इसका मतलब आप कंफ्यूज मत होना, ये इक्वल टू है और ये असाइनमेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू पढ़ेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वल टू ये क्या करता है, कंपेयर्स करता है, और ये क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। इक्वल टू क्या करेगा सर, कंपेयर करेगा, और इस सिंगल इक्वल टू क्या करेगा, असाइनमेंट स्टोर करेगा, याद रखना। तो ऊपर तो हमने असाइनमेंट कर ही लिया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, a प्लस इक्वल टू 5, तो क्या आएगा आंसर, a की एग्जिस्टिंग वैल्यू है 25, सही है ना। तो a के अंदर कितना हो जाएगा सर, अभी 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, सही है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऐड देन असाइन, क्या पढ़ेंगे, ऐड 5 देन असाइन। इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं, ऐड 5 टू द ऑपरेंड एंड देन असाइन, ठीक है। तो यह आ गया, ऐड 5 टू द ऑपरेंड एंड देन असाइन इक्वल टू 30 हो गया, समझ में आया। अगर मैंने a माइनस इक्वल टू 10 लगा दिया, मतलब क्या करेगा, ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट 10, ठीक है। यहाँ क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट 10
फ्रॉम द ऑपरेंड एंड देन असाइन। तो अभी 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो 20 बच जाएगा। समझ रहा है आपको? ए मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 2 कर दिया, मतलब क्या, मल्टीप्लाई ए बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड विद द ऑपरेंड, मल्टीप्लाई द ऑपरेंड बाय 2, मल्टीप्लाई द ऑपरेंड बाय 2 एंड देन असाइन। ठीक है, अब ऑपरेंड कितना हो गया था, 20 हो गया था, उसको 2 से असाइन करा तो क्या हो गया, 40। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें हम लोग, ए डिवाइड बाई इक्वल टू 10। डिवाइड बाय मतलब क्या, उसको जो 40 आया उसको 8 से डिवाइड करेगा और फिर रिजल्ट आएगा हमारे पास। मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी देखो, मैं मल्टीप्लाई के बाद क्या, डिवाइड द ऑपरेंड बाय 2, डिवाइड द ऑपरेंड बाय 8। ठीक है, तो अब क्या किया, 40 को 8 से डिवाइड करेगा तो बचेगा कितना, 5, बराबर है 40 डिवाइड बाय 8 का रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। फिर लास्ट में करते हैं हम लोग ए मॉड इक्वल टू 3, मतलब क्या करेगा, डिवाइड द ए बाय 3, डिवाइड द ऑपरेंड बाय 3 एंड फाइंड द रिमाइंडर एंड असाइन द रिमाइंडर, एंड असाइन द रिमाइंडर को असाइन करेगा रिजल्ट के, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉडुलस यूज़ कर रहे हैं सर। ठीक है, तो 5 को मॉड 3 करेगा तो बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं? तो ये हमने क्या सीख लिया सर, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया हमारा। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं लेकिन क्या है, ये बेसिक है बहुत, इसके पीछे वक्त नहीं डालते हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर व्हाट, बिट वाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, एडिशन, +1 एंड -1। ठीक है, कंटिन्यू करो ना। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम ये पढ़ रहे हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये 2 मोड में यूज़ होता है, एक होता है पोस्ट फिक्स और दूसरा प्री फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी मैं बता दूंगा, आपको मीनिंग समझ जाएगा। और प्री फिक्स का मतलब क्या है, प्री फिक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देन असाइन। अब इन दोनों को थोड़ा समझेंगे हम लोग। पहले पोस्ट फिक्स, सपोज आपके पास एक नंबर है a = 25 और दूसरा वेरिएबल है b। तो मैंने क्या किया, b = ठीक है, पोस्ट फिक्स है, मतलब क्या करूँगा, a++। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या हुआ कि आपको ये करना है, a के ऊपर बाद में ऑपरेंड लगाना है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड बाद में लगता है। अब यहाँ जब पोस्ट फिक्स यूज़ करते हैं तो पोस्ट फिक्स क्या करता है, पहले असाइन कर देगा, मतलब a की करंट वैल्यू b में असाइन हो जाएगी, तो b विल बी इक्वल टू 25 एंड देन a इंक्रीमेंट होके कितना होगा, 26 होगा। याद आ रहा है, समझ रहा है आपको? तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट। अगर हम ऐसा करना चाहें तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25, a की वैल्यू हो जाएगी 26। लेकिन मैं ऐसे ही करा अभी, b = a माइनस, तो अब क्या हो जाएगा सर, a पहले असाइन हो जाएगा, तो b = पहले क्या है, a की वैल्यू 26 है और फिर a माइनस होके कितना होगा, 25। ये आपको समझा क्या? देखो, दोनों ऑपरेशन कर लिए हम लोग, एडिशन पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। पहले क्या होता है, पोस्ट में वैल्यू असाइन होती है फिर इंक्रीमेंट होता है, या पहले असाइन होती है फिर डिक्रीमेंट होता है। समझ में आ रहा है कुछ? अगर प्री फिक्स करेंगे तो क्या होगा, b = माइनस a या प्लस a लगा दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन असाइन। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीमेंट, तो b के अंदर क्या हो जाएगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा a। सर मैं a को वापस पुरानी वैल्यू पे ले लेता हूँ, a कितना है मेरा, समझ लो 25। मैं इसको वापस कॉपी कर लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। a = 25 है। अब मैंने क्या किया, प्लस, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट करेगा, मतलब पहले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 26 हो जाएगी, और वही 26 किस में जाएगा, b में जाएगा। ठीक है, b = माइनस a लगाया, मतलब पहले a डिक्रीमेंट हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और b में भी क्या आ जाएगा, वही 25 जाएगा। मुनीब समझ रहा है? इसको मैं यहाँ एक बार करके देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, c = a++, कौन सा मोड है, पोस्ट फिक्स। प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट c = %d और /t। ठीक है, a = %d। इसका मतलब क्या है,
फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट। देखो इसीलिए मैं पहले जिसमें असाइन हुआ वो प्रिंट किया और फिर इंक्रीमेंट वाला प्रिंट किया। समझ में आ रहा है? तो सी के अंदर क्या होगा, ए की ओरिजिनल वैल्यू 25 जाएगी और फिर ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। सी की ओरिजिनल वैल्यू 25, ए इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 26। कोई डाउट है क्या इसमें? मैं सी इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, बी माइनस माइनस, मतलब अभी फिर क्या होगा, सी के अंदर बी की ओरिजिनल वैल्यू आएगी और फिर क्या हो जाएगा, बी के अंदर डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, सी के अंदर कितना आएगा, पहले 9 आ जाएगा और फिर बी डिक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 8। देखो है बराबर, समझ में आया? ठीक है। ये देखो स्लैश टी में ये इशू होता है, स्पेस कम ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं, आपको बताया ना, परसेंट 10D, इससे क्या होता है, स्पेसेस सही से बच जाते हैं अपने पास। देखो ठीक दिख रहा है अभी, समझ रहा कि नहीं? आप इसका यूज़ करो या -10D लगाओ, जैसा आपको ठीक लगे। %5D सब जगह कर लेते हैं। चलो यहाँ पर भी %5D, ठीक, क्लियर है? देखो आउटपुट थोड़ा ठीक से दिखता है, अच्छा दिखाई देता है। तो ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा पोस्ट फिक्स मोड। पोस्ट फिक्स मतलब जिसमें ऑपरेशन बाद में होगा, असाइनमेंट पहले होगा। फिर से लिख देता, फर्स्ट असाइन देन ऑपरेट, ठीक है। ऑपरेट मतलब क्या, प्लस प्लस करो या माइनस माइनस बाद में होगा, पहले असाइन हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, प्रीफिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ऑपरेट, फर्स्ट ऑपरेट मतलब पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस और देन क्या होगा, देन असाइन। सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए ले लिया हमने। अब ए ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, एक काम करते हैं, मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको कमेंट आउट कर देता ताकि सिंपल होगा, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या लगा है, प्लस प्लस है, मतलब पहले क्या होगा, सी ए पे ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पहले हम ए को प्रिंट करेंगे, ए इक्वल टू %10D, ठीक है। फिर बी इक्वल सी इक्वल टू %10D। आपको ये लॉजिक के बीच में डिफरेंस समझ में आया? पहले ऑपरेशन होगा फिर असाइनमेंट होगा, इसीलिए पहले ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ फिर सी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, समझ गए आपको? तो पहले क्या होगा, ए को इंक्रीमेंट करके 26 किया जाएगा, फिर वही 26 सी में से होगा, मतलब दोनों जगह 26 आएगा, राइट है। और नेक्स्ट क्या करा मैंने, सी इज इक्वल टू माइनस माइनस बी कर दिया, मतलब अभी भी क्या हुआ, पहले हमने डिक्रीमेंट किया तो यहाँ पहले क्या प्रिंट कर दूँगा, बी और उसके बाद सी, ठीक है। तो बी था 9, तो 9 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो बी में भी 8 आएगा और सी में भी 8 आएगा। तो ये हो गया पोस्ट फिक्स मोड, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ तो एक बार ऐसा लिख दो, प्रिंट एफ, इसमें टाइप कर देता हूँ मैं /n पोस्ट फिक्स, क्या करते हैं, फर्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देन असाइन, ठीक है। ये क्या है, पोस्ट फिक्स, फर्स्ट वो पहले पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स फर्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, देन असाइन। क्लियर है आपको लॉजिक? तो रन करेंगे हम लोग, तो ये क्या कर रहे हैं, पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा और फिर असाइन करेगा। क्लियर है इतना? कौन से ऑपरेटर्स हो गए हमारे, ये हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर बिटवाइज ऑपरेटर। तो यहाँ तक आ गया हमने 4 और 5 क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। 6 जो है आपका नंबर 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स एक्चुअली ऑपरेट ऑन बिट्स। बिटवाइज ऑपरेटर किस पर काम करते हैं, बिट्स पे काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स है एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, बिटवाइज शिफ्ट राइट। इसको बिटवाइज नॉट भी पढ़ते हैं, 1 मिनट इसका थोड़ा। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स बिट्स पे काम करें। तो पहले नंबर पे आएगा हमारा क्या, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, बिटवाइज और ऑपरेटर। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। चौथे नंबर पे आएगा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है। और 5वें नंबर पे आएगा बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट और दूसरा वाला आएगा शिफ्ट राइट, बिटवाइज शिफ्ट राइट। कोई डाउट नहीं आता, ये शिफ्ट लेफ्ट है, ये शिफ्ट राइट है, ठीक है। तो ये सेम लॉजिकल एंड जैसा है, ये सेम लॉजिकल और जैसा है। ये एक्सक्लूसिव और है, ये क्या बोलता है, ओनली वन ऑपरेंड शुड बी 1, ओनली 1। 10 है तो 10 में से सिर्फ एक 1 होना चाहिए। और ये क्या बोलता है, बिटवाइज और में 2 भी 1 रहा तो ट्रू होता ना,
3 भी 1 रहा तो ट्रू होगा। ये सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 ऑपरेंड शुड बी 1। ठीक है, हम इसको करके देखेंगे अभी। तो इसी को लेके चलते हैं हम लोग। मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। देखो ये सारा प्रोग्राम हमारा क्या है अभी कमेंट्स में, यहाँ से लेकर नीचे तक। ठीक है, बाकी सारे ऑपरेटर्स किए हमने। अब हम इसमें करते हैं कौन से ऑपरेटर्स, हम शुरू करें अभी बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, C इज इक्वल टू ए बिटवाइज एंड 9 B। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए के जो बिट्स हैं, बिट्स ऑफ ए विल बी एंडेड विथ बिट्स ऑफ बी। ए के बिट्स को किसके साथ ऐड करेंगे, बी के बिट्स से। क्या मतलब वो इसका, जो ए है आपका वो पहले कन्वर्ट होगा, ए इज़ 25 एंड बी इज़ 9। तो 25 को क्या करेंगे हम, पहले कन्वर्ट टू बाइनरी करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 25 कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होगा सर, 25 लिखेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 25 12 आर 25, 2 आर 25, रिमाइंडर कितना बच गया 1। फिर 2 लिए, 2 6 आर 12, तो यहाँ रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 3 आर 6, यहाँ भी रिमाइंडर बच गया 0। 2 1 आर 2, यहाँ रिमाइंडर बन गया 1 और ये 1 एज इट इज़ नीचे से। ठीक है, तो बिट क्या होगी 1 1 0 0 1। ये क्या है सर, बिट ऑफ 25। ठीक है, ऐसे ही 9 जब करेंगे हम लोग, तो मैंने यहाँ लिखा 9 और हम इसको क्या करते हैं, 9 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। कैसे करेंगे सर पता है आपको, ये हो गया 9, उसको मैंने कर दिया यहाँ से 2 से डिवाइड, तो 2 4 आर 8। ठीक है, तो यहाँ 2 4 आर 8, 1 बच गया। ठीक है, 2 2 आर 4, तो यहाँ रिमाइंडर 0। ठीक है, 2 1 आर 2, यहाँ भी रिमाइंडर 0, 1 एज इट इज़ बच गया। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ये किसका बाइनरी हो गया, 9 का बाइनरी हो गया। ठीक है, अब हम ऑपरेशन करेंगे किस पे, 25 बिटवाइज एंड 9। मतलब क्या हो गया 1 1 फिर 0 0 1, ये 25 का है और 9 का क्या है 1 0 0 1, राइट है। और यहाँ कुछ नहीं है ना, मतलब यहाँ 0 समझा जाएगा। लास्ट वाली जो बिट है MSB, इसमें क्या है 0 है और इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन हो रहा, एंड ऑपरेशन हो रहा, बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड क्या बोलता, बोथ बिट शुड बी 1। तो ये वाली 1 है और ये वाली 1 है, बाकी सब तो 0 है सर। इसको पावर्स ऑफ 2 में लिखते हैं ना हम लोग, 1 2 4 8 16। तो जहाँ पर 1 है उन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 और 1 पे, तो टोटल क्या आया 9 आया। बिटवाइज एंड करके देख लेते हैं 25 का क्या रिजल्ट आता है। सही है, ये है ना। प्रिंटफ क्या कर दिया मैंने, C इक्वल टू %D कॉमा C। क्या आना चाहिए सर आंसर, 9 ही आना चाहिए। आ रहा है 9 बराबर। तो हमारे पास बिटवाइज एंड क्लियर हो गया। क्लियर है सबको, ये कोई डाउट नहीं। दूसरा परफॉर्म करेंगे, C इज इक्वल टू A बिटवाइज और B। ठीक है, तो बिटवाइज और करेंगे तो ये क्या बोलता है सर, और में ऐसा है कि कोई भी एक बिट 1 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये वाली बिट 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये वाली 1 है और ये वाली भी 1 है, राइट। क्या आएगा रिजल्ट 1 1 0 0 1, मतलब 25 आ गया सर, सेम। ठीक है ना। तो जब आप और करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 25। एंड में 9 आया और में 25 आया, समझ रहे हैं। C इज इक्वल टू A और क्या कर दिया मैंने, XOR B। ठीक है, XOR B कर रहे हैं। XOR में क्या हो जाएगा, XOR में बोलता है ये कि उन्हीं बिट्स को 1 करो जहाँ एक ही मर्तबा 1 आया। ठीक है, तो इधर आया, ये सारी बिट्स को क्या रहेगा, ये सारा 0। तो ये हो जाएगा कितना 16। रन करके देखिए आप क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आ रहा है 16। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नॉट, बिटवाइज नॉट। तो मैंने क्या कर दिया, C इज इक्वल टू नॉट ऑफ A। तो ये क्या बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, क्या कर देता है, बिट्स को इन्वर्ट कर देगा। C इज इक्वल टू नॉट ऑफ A, मतलब A की जो बिट्स है 25 है ना, तो सारे बिट्स इन्वर्ट करने पे ये क्या हो जाएगा 26 और इसके साथ क्या लग जाएगा माइनस साइन। जो भी है आप ऐसा समझ लो, ऑपरेंड में 1 ऐड करके साइन माइनस लगा देंगे। ठीक है, हो गया -26। आखिरी में क्या है, शिफ्ट लेफ्ट। C इज इक्वल टू A शिफ्ट लेफ्ट 2 टाइम्स कर लेते हैं या 1 टाइम्स। ठीक है, तो A शिफ्ट लेफ्ट 1 टाइम करने का मतलब क्या है कि
जैसे देखो ए की वैल्यू कितनी है 25 है, राइट। मैं यहाँ लिख दिया समझ 25। इसको ध्यान से देखो, ये आपको अक्सर डाउट होता है अक्सर लोगों को। ये है मेरे पास 25 का बाइनरी। क्या है 25 का बाइनरी? पहला है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1, राइट। जब हम इसको शिफ्ट लेफ्ट करेंगे एक बार, तो ये जो बिट्स है इधर से एक एक शिफ्ट होना शुरू होगी। यहाँ आ जाएगी ये बिट, ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी, ये 0 बिट आगे आ जाएगी, ये 0 बिट भी आगे आ जाएगी, और ये 1 एक और आगे फ्लो हो जाएगी। यहाँ एक बिट और बढ़ गई। समझ रहे सब ये? अब जो खाली जगह बची यहाँ पे 0 फिल हो जाएगा। इसको पावर्स ऑफ 2 में लिखेंगे हम। पावर्स ऑफ 2 पता है ना आपको? 1 2 4 8 16 और 32। तो ऐड करेंगे जहाँ बिट्स 1 है, ये 32 हो गया, और कौन सा 1 है? 4 1 है, 32। कितना लिखा था नंबर? नंबर कितना था हमारा? 25 था। 25 का बाइनरी है तो 50 आना चाहिए आंसर। 50 आना चाहिए ना। देखो ज़रा, पावर्स ऑफ 2 सही लिखा मैंने? 1 2 4 8। क्या था? 1 0 0 1। ठीक है, गलती थी मेरी से। क्या गलती थी बताओ मुझको, क्या गलती थी? 25 का बाइनरी क्या है? ऊपर बाइनरी लिखने में गलती हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। गलती है कि नहीं बताओ? 25 के बाइनरी में गलती है सर। क्या गलती है आप बताइए मुझको। 1 1 0 0 1 ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट राइट करेंगे। तो ये शिफ्ट राइट इधर हुआ, शिफ्ट लेफ्ट हुआ 1, फिर ये एक इधर आया, राइट हो रहा है अभी। ये 0 आ गया इधर, ये 1 आ गया एक बिट इधर, और फिर ये 1 एक बिट आगे बढ़ गया, राइट। अब इधर जो खाली जगह बची वहाँ क्या फिल होगा? 0। तो बाइनरी क्या हो गया? 1 1 0 0 1 0, ठीक है। इसका पावर्स ऑफ 2 लिखेंगे हम। क्या आ जाएगा पावर्स ऑफ 2? 1 2 4 8 16 और 32। तो 16 प्लस 32 हो गया 48, और ये 2 ऐड करके कितना हो गया? 50 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे जब इसको हम रन करते हैं तो क्या आ रहा है आंसर? 50 आ रहा है। क्लियर है सबको? सिमिलरली अगर C इज इक्वल टू B शिफ्ट राइट 1 टाइम करेंगे, तो जो B की बिट्स है वो राइट में शिफ्ट होगी और वो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। याद रखना, इसको अपन इसी तरह से कर लेते हैं। तो वो 9 था, तो 9 का हाफ क्या हो गया? 4 हो गया। ये कौन से ऑपरेटर्स थे? बिट वाइज ऑपरेटर्स थे, ठीक है। हम आखिरी पड़ाव पे आ रहे ऑपरेटर्स पे अपने, तो यहाँ तक आ गया अपना बिट वाइज ऑपरेटर। अब कौन से ऑपरेटर है? कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन से? कंडीशनल ऑपरेटर्स है हमारे नंबर ऑपरेटर नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स आर 2 ऑपरेटर्स, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। इनको और क्या बोलते हैं हम लोग? टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है, सिंटैक्स है, कि आप यहाँ पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3। तो ये सिंटैक्स क्या बोलता है कि इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 2, इफ एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 3। सिंपल चीज़ है, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 से आउटपुट आएगा, नहीं तो एक्सप्रेशन 3 से आउटपुट आएगा। सिंपल चीज़ है। इसको अगर हम रन करना चाहें तो बहुत सारे तरीके से रन कर सकते हैं। मैं 1 मिनट पहले इसको कमेंट आउट कर लेता है यहाँ से। ये बिटवाइज तक हो गया हमारा, ठीक है। हम अभी पढ़ने वाले कौन से? कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ऐसा कर लेते हैं कि a लेस देन b क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ। मैंने क्या लिख दिया? a इज स्मॉलर, कर सकते हैं ऐसा, या परसेंट d इज स्मॉलर, ठीक है, देन परसेंट d। और दूसरा क्या लगा? कोलन प्रिंट एफ। मैंने ऐसा लिखा परसेंट d इज लार्जर दैन परसेंट d, ठीक है, कॉमा a कॉमा b, और इधर भी क्या लगा देता? कॉमा a कॉमा b, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है।
तो यहाँ पर है, पहले हम कंपेयर करेंगे क्या a लेस देन b है, मतलब क्या चेक होगा 25 इज लेस देन 9। एक्सप्रेशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, ये फॉल्स होगी, 25 लेस देन 9 नहीं है, फॉल्स हुआ तो किधर रन होगा, फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट 3, एग्जीक्यूट 3 मतलब कोलन के बाद, तो क्या आएगा परसेंट d इज लार्जर, मतलब a इज लार्जर देन b, और ऑब्वियसली वैसे ही है, रन करेंगे तो आपको क्या आएगा 25 इज लार्जर देन 9, राइट। अगर आप यहाँ चेंज करके a ग्रेटर देन b लगा दिए, तो जब ये लगाएंगे तो क्या होगा, परसेंट d इज स्मॉलर आना चाहिए, क्या यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये वाला लार्जर और ये वाला स्मॉलर, क्योंकि मैंने कंडीशन ही चेंज कर दी ना। तो क्या हो गया, अगर a ग्रेटर देन b लगाया मतलब क्या होगा 25 ग्रेटर देन 9, ट्रू है ना, ये कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा परसेंट d इज लार्जर देन परसेंट d। रन करें, देखो यहाँ आउटपुट आपको डायरेक्ट दिख ही जाएगा, रन किया मैंने तो यहाँ आउटपुट आ रहा है 25 इज लार्जर देन 9। तो ये कहलाता है क्या, कंडीशनल ऑपरेटर। तो हमने अभी तक ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे जो भी हमारा यूज़ होता है उन सबको सीख लिया, ठीक है। कौन से था ये ऑपरेटर्स, आखिरी ऑपरेटर बचता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर, जो क्या बताता है आपके वेरिएबल की साइज़ कितनी है, आपके वेरिएबल में कितना, यानी वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस लेता है। तो नंबर 8 साइज ऑफ ऑपरेटर, द अमाउंट ऑफ बाइट्स consumed by the variable in the memory, मेमोरी में वो वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, कितना अमाउंट ऑफ बाइट कंज्यूम करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइज ऑफ बोलते हैं। जैसे इंटीजर्स जो होते हैं हमेशा वो 4 बाइट्स लेते हैं, ठीक है। फ्लोट जो रहता है वो भी 4 बाइट्स का स्पेस लेता है, लेकिन अगर फ्लोट की बजाय आप डबल यूज़ करें तो डबल मेमोरी में क्या लेता है 8 बाइट्स का स्पेस लेता है, और कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। और स्ट्रिंग्स जो है वो साइज़ पे डिपेंड करता है, स्ट्रिंग्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है। इंटीजर है हमारे पास दो, मैं और दूसरे वेरिएबल्स भी बना लेता, और फिर हम इन सब की साइज़ चेक कर लेंगे मेमोरी में कौन कितना साइज़ ले रहा है। एक इंटीजर ले लेता हूँ मैं, सपोज a इज़ इक्वल टू 10, फ्लोट b इज़ इक्वल टू 10.5, फिर कैरेक्टर c इज़ इक्वल टू, मैंने लिख दिया कैरेक्टर w, फिर नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग स्ट्रिंग कैरेक्टर s1 साइज 20 इज़ इक्वल टू, कुछ भी सेव हो जाएगा बाद में उसमें। तो अब हम इन सब की साइज़ प्रिंट करना चाहें और एक डबल ले लेते हैं, डबल, ठीक है। और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल d इज़ इक्वल टू समथिंग, सबको क्लियर है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइज़ लेने की प्रिंट करेंगे, साइज ऑफ इंटीजर इज़ इक्वल टू परसेंट d, क्या लिखूँगा मैं, साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल क्या है a। रन करते हैं हम, यहाँ चेक करेंगे तो इंटीजर के लिए मेमोरी में लगे 4 बाइट्स, तो 4 बाइट वो दिखा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। 1 बाय 1 बाकी भी चेक कर सकते हैं हम लोग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। साइज ऑफ इंट की बजाय मैं ले लिया साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ डबल, साइज ऑफ कैरेक्टर और एक और साइज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम यहाँ एक एक करके सबकी साइज ऑफ फ्लोट के लिए वेरिएबल क्या है b है, डबल के लिए वेरिएबल d है, और डबल का जो वेरिएबल है वो है d, उसके बाद कैरेक्टर के लिए वेरिएबल c है, वेरिएबल लिखना है, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, वेरिएबल स्ट्रिंग के लिए s1, राइट। तो ये सबकी साइज़ आपके सामने दिखेगा, साइज ऑफ s1 का, यहाँ एक ब्रैकेट छूट गया, मैं रन करते हैं, ठीक है। इंटीजर के लिए 4 बाइट, फ्लोट के लिए 4, डबल के लिए 8, कैरेक्टर के लिए 1, और स्ट्रिंग में चूँकि 20 कैरेक्टर है तो उसकी साइज़ कितनी लिया, 20 लिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था ऑपरेटर्स तक। अब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है लास्ट टॉपिक, इसमें क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेटर कब ऑपरेट होगा, ठीक है। कभी भी एक्सप्रेशन बनाते हैं ना तो उसमें ऑपरेटर्स मिक्स होते हैं, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ और फिर हम देखेंगे उसमें ऑपरेटर्स कैसे सॉल्व होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर
प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेटर कब काम करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंस मतलब हम कहेंगे क्या, प्रेफरेंस ऑफ ऑपरेशंस, प्रेफरेंस ऑफ ऑपरेशंस, कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, विच ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो अक्सर क्या होता है जब बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन हो जाती है तो कई ऑपरेटर्स मिक्स होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ देखो क्या बता रहे हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी इज फंडामेंटल कंसेप्ट दैट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर इवेल्युएटेड। ये क्या डिटरमाइन करता है, ऑर्डर, तरीका, स्टेप, किस स्टेप में ऑर्डर्स इवेल्युएट होंगे। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स मल्टीपल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड फर्स्ट। यहाँ जो ऑपरेटर्स दिख रहे हैं इनकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो पहले ये पैरेंथेसिस होगा, फिर पोस्ट फिक्स होगा, फिर प्रीफिक्स होगा, उसी तरह से ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस नीचे होता जाएगा। जो ऑपरेटर ऊपर मेंशन किए ये सारे क्या होंगे, पहले काम करेंगे, और जो ऑपरेटर्स नीचे मेंशन किए ये ऑपरेटर्स लास्ट में वर्क करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इंश्योर्स योर एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड करेक्टली। आपकी एक्सप्रेशन कब सही काम करेगी, जब उसके ऊपर ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सही काम करेगा। अगर आप प्रेसिडेंस समझोगे तो सही एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा। यू कैन यूज पैरेंथेसिस टू ग्रुप एक्सप्रेशंस एंड अल्टर द इवेल्युएशन ऑर्डर इफ नीडेड। पैरेंथेसिस कब यूज करेंगे, जब आपको ऑर्डर को चेंज करना रहे, कोई चीज़ को पहले एग्जीक्यूट करना है तो किस में डाल दो, पैरेंथेसिस में। प्रेसिडेंस हेल्प यू राइट कंसाइज एंड रीडेबल एक्सप्रेशंस विदाउट एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। आप चाहते हो कि अच्छी एक्सप्रेशन लिखे तो जहाँ पे भी ज़रूरत है आपको प्रेसिडेंस को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी एक्सप्रेशन सही तरीके से रिजल्ट क्रिएट करेगी और आपका प्रोग्राम गलत आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। हम एक एक्सप्रेशन रन करके देखेंगे, यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन लगाते हैं हम लोग। सपोज मैंने यहाँ लिखा, डायरेक्ट एग्जांपल ही कर लेते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे और उसी को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। रिटर्न 0, मैंने यहाँ क्या कर दिया, इंटीजर a, b, c, a इज इक्वल टू मैंने 5 रख दिया, b इज इक्वल टू 10 रख दिया, और c है मेरे पास, राइट। तो हम देखेंगे कि यार यहाँ पे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कैसे काम करता है। तो मैंने c इज इक्वल टू क्या लगाया, देखो ब्रैकेट तो नहीं लगाते, हम सिंपल करते हैं, a ग्रेटर देन b लगा दिया पहले, ठीक है। a ग्रेटर देन b लगा दिया, माइनस लगाया c इंटू 2 प्लस 5, उसके बाद मॉड 3, ठीक है, डिवाइड बाय 7 इंटू 2 प्लस 1 एंड 9 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कई तरह के ऑपरेटर्स एक साथ लगा दिए हमने, क्या क्या लगा दिया, रिलेशनल लगा दिए, लॉजिकल लगा दिए, अरिथमेटिक लगा दिए, सही है ना। अब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या बोलता है, जब हम इसको सॉल्व करें, एक बार आउटपुट प्रिंट कर लेते हैं, फिर इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सी के अंदर क्या आएगा, %d, c, और a कितना रहेगा और b कितना रहेगा, ठीक है। रिजल्ट होने के बाद a इज इक्वल टू %d, a और b में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हमारे पास, क्योंकि हमने a और b पे कोई ऑपरेशन नहीं किए, तो a और b आपका एज इट इज़ दिखेगा, लेकिन c में चेंजेस होंगे, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रन करते हैं हम यहाँ, तो a और b देखो 5 और 10 है, लेकिन c में क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पहले अब ये एक्सप्रेशन c पे फोकस करेंगे, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहला प्रेफरेंस, पैरेंथेसिस नहीं है वहाँ पे, पोस्ट फिक्स नहीं है वहाँ, प्रीफिक्स नहीं है, यूनरी माइनस नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो c इंटू 2 पहले हो जाएगा, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b मैंने वैसे ही लिखा, c इंटू 2, c कितना है, गलती हो गई यहाँ, c नहीं चाहिए था मेरे को, एक काम करते हैं यहाँ a कर लेते हैं, ठीक है। a इंटू, थोड़ा पहले बोलना चाहिए था आप लोग को, खैर चलो, अभी 1 आ रहा है, ठीक है। तो फिर से आएंगे, a ग्रेटर देन b माइनस a इंटू 2, 10 इंटू 2 कर दिया, तो 10 इंटू 2 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 20, प्लस 5 मॉड 3। अभी मैं एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन करूँगा, डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 एंड 9। अभी हमने एक ऑपरेशन कौन सा कर लिया सर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। अब फिर वैसे a ग्रेटर देन b रहेगा, माइनस 20 रहेगा, प्लस 5 रहेगा। अब 5 को मॉड 3 करेंगे, 5 का क्या होगा, मॉड 3 होगा, क्योंकि मॉडुलस भी अभी मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, लेकिन मॉडुलस का भी वही लेवल है, तो मॉडुलस हो जाएगा। 5 मॉड 3 का रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर है कि नहीं। 5 को 2 3 से डिवाइड करेंगे तो
मॉडुलस, अच्छा यहाँ पे यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 5 mod 3 का रिजल्ट 2 आएगा, डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, फिर क्या है ऐड 9, यहाँ भी लॉजिकल ऐड आएगा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑपरेशन किया हमने, मॉडुलस की। वापस a ग्रेटर देन b -20 प्लस 2, 2 डिवाइड बाय 7 हो गया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 एंड 9। यहाँ क्लियर है आपको, ये डिवीजन हो गया। फिर a ग्रेटर देन b -20 प्लस तो नहीं होगा, अभी प्लस 0 है, 0 इंटू 2 का रिजल्ट 0 ही हो गया, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर प्लस 1, फिर प्लस 1 के बाद एंड 9। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे। अब फिर a ग्रेटर देन b है माइनस, अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पहले आ रहा है वो करो। अब b -20 हो रहा है पहले, सही है ना, b -20 हो रहा है यहाँ, तो b की वैल्यू कितनी है, 10, 10 -20 पहले परफॉर्म हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा सर, वो 0 भूल जाओ आप, प्लस 1 एंड 9, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस परफॉर्म हो गया। फिर a ग्रेटर देन -10 प्लस 1 एंड 9 आ रहा है। ठीक है, तो -10 और प्लस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे यूनरी माइनस आ गया, क्या आ गया, यूनरी माइनस, साइन दिख रहा है, साइन आ गया, तो पहले साइन अप्लाई हो जाएगी, मतलब -10 साइन लगेगी प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, a ग्रेटर देन -9 एंड 9। समझ में आ रहा है, यहाँ कौन सा ऑपरेशन हो गया, यूनरी माइनस और फिर उसके बाद एडिशन, समझ रहा है कि नहीं, यूनरी माइनस फिर उसके बाद क्या हुआ, एडिशन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे चेक करते हैं हम लोग, 9 a ग्रेटर देन -9 एंड 9। अब लॉजिकल और रिलेशनल है, तो पहले क्या है, रिलेशनल, पहले क्या है, रिलेशनल है, रिलेशनल में a की वैल्यू क्या होगी सर, a की वैल्यू है 5, 5 ग्रेटर देन -9, तो क्या हो गया, 5 ग्रेटर देन -9 है ना, ये परफॉर्म हुआ, ये तो ट्रू है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 एंड 9, राइट। अब अगला तो यही परफॉर्म होगा, तो 1 और 9 दोनों तरफ कोई नंबर है ना, रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रेसिडेंस के हिसाब से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1 आया रिजल्ट। तो हम इसको जब चेक करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, 1 मिला कि नहीं है, c इज इक्वल टू 1। समझ में आया है, तो इस तरह से आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करता है। क्लियर है आपको, ब्रैकेट मैंने जानबूझ के इग्नोर किया, आप लोग ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था हमारा कौन सा था सर, ये सी का फंडामेंटल्स था, इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम F to C, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग क्लास में कर लिए है ना। मैं इसको डालना भी नहीं चाहता, अपलोड नहीं करना।